देखेंगे प्रोग्राम जियो पाकिस्तान, जिसके लिए मैं ज्वाइन करेंगे अब्दुल्ला और हुमा। अस्सलाम वालेकुम हुमा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, एक जमाने में लेडीज फर्स्ट होता था, अब अब्दुल्ला को पहले ग्रीटिंग मिलती है, मुझे बाद में। ये तो जरा मैंने पहले आपको किया हुमा। अस्सलाम वालेकुम हुमा की है आपने। थैंक यू। हेलो, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बहुत सी बातें भाई हमने आज करनी है। एक तो मेरे लिबास से शायद पता चल गया होगा कि कराची की जो सर्दी आई थी वो अब इट्स ओवर, मतलब ये इफेक्टिवली सॉर्ट ऑफ खत्म हो गई है। बिल्कुल थोड़ी देर, नॉट इवन अ मंथ, है ना? हाँ बिल्कुल चंद दिन, एक्चुअली एक आध हफ्ते की सर्दी पड़ी थी, लेकिन अब एक्चुअली गर्मी वाली फीलिंग आती है, गर्मी वाला एहसास होना शुरू हो गया है। दिन में शाम में थोड़ी सी ठंडक का एहसास बढ़ जाता है, लेकिन दिन में सर्दी वर्दी वाला कोई सीन नहीं है। अब आपको बाज़ाब्ता तौर पर वो कर लें जो हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। मेरा नाम है अब्दुल्ला सुल्तान और मेरे साथ है वेरी गॉर्जियस माय वेरी टैलेंटेड को-होस्ट हुमा अमीर शाह। कॉफी बहुत अच्छी है, मौसम भी प्लेजेंट है, और अच्छी खबर यह है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सुबह सुबह क्या करने पहुंचे? चिड़ियाघर गए हैं सुबह सुबह। तो पूछना हमने ये था कि किससे मिलने गए हैं, क्या चल रहा है? वाइल्ड गेसेस अगर आपके पास हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक पे हमें भेज सकते हैं। जरूर लिखें। और आप क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो चिड़ियाघर सुबह सुबह क्या करने गए थे? तो डू टेल अस अबाउट दैट। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने करनी है, बहुत सी बातें वैसे तो हमने करनी है शो में, लेकिन करीम और उबर पे जो एक बैन सा लगाया गया है, उसमें माजरा क्या है, मामला क्या है, हम जरा पता करेंगे। और हमारे साथ करीम के एमडी भी हमें ज्वाइन करेंगे लेटर इन द शो। उससे पहले बहुत सी चीजें करनी है। आपको पता है कि हमने पैनामा का भी आपको बताना है, कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट व्हाई नॉट, हम उसी से स्टार्ट करेंगे। उसी से स्टार्ट करेंगे कि कराची यूनिवर्सिटी में एक्चुअली फंड्स जा कहां रहे हैं या नहीं है, और हो क्या रहा है वहां पर सूरत हाल। लेकिन सबसे पहले शामिल कर लेते हैं हम टॉप स्टोरीज। पानी के कूलर हो, रंगो रोगन हो या गेट लगाने हो, सिंध की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया कराची में ये सब काम निजी इदारे कर रहे हैं। सिंध हुकूमत क्या कर रही है, खुदा ही बेहतर जानता है। पंजाब और सिंध में टैक्सी सर्विसेज और हुकूमतें आमने सामने आ गईं। मामला मीडिया पर आया तो हुकूमतें कुछ नरम पड़ गईं, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। शहरियों को बाइज्जत सफर की सहूलत छिन जाने का धड़का। ऑफशोर कंपनियां कब किसकी मलकियत में थी, लंदन फ्लैट्स कब किसने खरीदे, पैनामा लीक्स केस में शरीफ खानदान से सख्त सवालात पूछे जा रहे हैं। आने वाली समातें इंतहाई अहम हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां अमेरिका को ले डूबेंगी, ये मुल्क ज्यादा गैर महफूज हो जाएगा। रॉयटर्स की ताजा सर्वे में ट्रंप के हिमायतियों की तादाद 1/3 से भी नीचे। अच्छा, ये ट्रंप वाली स्टोरी भी हमने लेटर इन द शो करनी है, लेकिन ट्रंप को देख के और उनकी जो हरकतें हैं उनको देख के लगता नहीं है कि उनको ज्यादा पॉपुलर होने का कोई खास शौक है, या इवन बॉदर्स। सिर्फ जब वोट चाहिए थी ही वांटेड टू बी मोर पॉपुलर। अब लगता है कि फर्क शर्क नहीं पड़ रहा है एक्चुअली, कि जो भी वो डिसीजंस ले रहे हैं उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं या हो रहे हैं। एनी हाउ द शो इज पैक्ड एज ऑलवेज, और इसलिए हम शुरू करते हैं। बिल्कुल, और जैसे हमने वादा किया था कराची यूनिवर्सिटी के हालात से ही शुरू करते हैं कि सिंध की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को एनजीओ सहारा दे रही हैं, और सिंध हुकूमत हालात की बेहतरी के लिए इकदामात उठाती नजर नहीं आती। हम बात कर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी की, और कराची यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का अहम तरीन तालीमी इदारा है जिसने पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि अब ये माली मसाइल का शिकार है, और ग्रांट की कमी और इस पर बढ़ते अखराजात ने जामिया कराची का खसारा मजीद बढ़ा दिया है, और जामिया अपने अक्सर मसाइल के हल के लिए फलाही इदारों के आसरे पर है, और यहाँ तक के वाटर कूलर से लेकर मुरम्मती काम तक फलाही इदारे कर रहे हैं। यानी कि सब कुछ अपैरेंटली कराची यूनिवर्सिटी में जो भी आप देख रहे हैं, दरवाजे, रंग रोगन, वाटर कूलर्स, ये सब फलाही इदारे एनजीओस कर रही हैं। अभी हाल ही में शोबा अबलाग आमा मास कम्युनिकेशन की इमारत का मरम्मती काम एक फलाही इदारे ने करवाया है, विच इज सैड। और इससे पहले जामिया में मेन गेट हो या वॉक थ्रू गेट्स हो या फिर शेड्स हो या वाटर कूलर, ये सब भी फलाही इदारों के मरहून मिन्नत हैं। ये सब चीजें वही डोनेट कर रहे हैं। इस मामले पर हुकूमती बहसी का आप आलम
मतलब जरा देखिए कि माली हालत को सुधारने के लिए इस तरह से कोई इकदाम किए ही नहीं जा रहे हैं। ऐसे में जामिया कराची ने फलाही इदारों से मसाइल हल करने की अपील की है और माजी में भी जामिया कराची के हवाले से खबरें ये मंजर-ए-आम पर आती रही हैं। मीडिया की जीनत बनती नहीं है कि लेबोरेटरीज में केमिकल्स की कमी है, डिपार्टमेंट्स में आलात की कमी है और हुकूमत सिंध ताहाल इस मामले पर चुप है। कंप्लीट साइलेंस। बिल्कुल, दैट इज वेरी वेरी सैड। आपको बताएं कि सूबाई हुकूमत सिंध की तमाम यूनिवर्सिटीज को कम से कम 10 करोड़ की सालाना ग्रांट देती है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को गुज़िश्ता 8 सालों में सिर्फ 10 करोड़ रुपए जारी किए, जहां उन्होंने 1 साल में देने थे, अब पूरे 10 सालों में 10 दे रहे हैं, जो कि जामिया के माली मसाइल को पूरा करने के लिए नाकाफी हैं। और जामिया के मामले में हुकूमती अदम दिलचस्पी इस बात से जाहिर है कि जामिया कराची के नए वाइस चांसलर डॉक्टर अजमल की तकर्री जो थी वो 1 साल की ताखीर से हुई, यानी 1 साल तक वहां कोई थे ही नहीं और इनसे पहले डॉक्टर मोहम्मद कैसर को ताहुकम सानी वाइस चांसलर करार दिया गया था। कहना चाहता हूँ कि मदद करो, ये तुम्हारे बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, कोई दूसरे के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। आप मदद करोगे, आगे लेके जाएंगे। आई एम श्योर कि सिंध गवर्नमेंट मदद करेगी, आई एम श्योर फेडरल गवर्नमेंट मदद करेगी, आई एम श्योर कि कराची शहर के लोग हमारी मदद करेंगे। अफरीदी फाउंडेशन ने मास कम्युनिकेशन के इदारे के लिए काम किया, इस तरह सैलानी वालों ने काम किया, JDC ने जो है वॉक थ्रू गेट्स दिए। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा तकाजा ये है कि ये छोटे छोटे यूनिट्स के बजाय पूरी तरह से ये देखा जाए कि जो इमारतें बनी हुई हैं, जो जगहें हैं और जो तालीमी माहौल होना चाहिए, उसके लिए जिम्मेदारी किन इदारों की है, वो इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। बहुत ही अफसोस की बात है, इस पर मजीद बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा राना जावेद हमारे साथ हैं। राना जावेद, ये बताइए कि एक बात जिस पे हम दोनों ही हैरान हो गए कि जहां 1 साल में इतने इनको फंड्स मिलने चाहिए 10 करोड़ और 10 सालों में मतलब आपको इतने कम करके मिल रहे हैं। बाकियों को मिल रहे हैं, इनको क्यों नहीं मिल रहे? जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट ने इस साल भी 5 अरब रुपए मुख्तस किए थे इस साल के बजट में भी कि तमाम हायर एजुकेशन के लिए सिर्फ, और उसके बाद ऐलान किया था कि 10 करोड़ हम हर यूनिवर्सिटी को देंगे और उसके बाद वो यूनिवर्सिटियां जिनको ज़रूरत बहुत ज़्यादा है उनको हम मज़ीद पैकेजेस देंगे। लेकिन जामिया कराची का मामला उससे बिल्कुल अलग है। माली साल जून में ख़त्म होने वाला है, लेकिन इस साल के जो 10 करोड़ थे वो भी नहीं दिए और गुज़िश्ता जब से पीपल्स पार्टी सिंध में दोबारा गवर्नमेंट में आई मुशर्रफ दौर के बाद जब से अब तक सिर्फ 10 करोड़ रुपए जामिया कराची को दिए गए हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और अब्दुल्ला देखने की है कि बच्चों की तादाद देखकर ग्रांट दी जाती है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का क्राइटेरिया ये अलग है कि जिस यूनिवर्सिटी में जो कि अब 3 साल कबल या 4 साल कबल जो यूनिवर्सिटियां बनी है जहां 300 या 400 या 500 बच्चे पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी को भी 10 करोड़ रुपए, और जहां जामिया कराची में 35,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसको भी 10 करोड़ दिए जा रहे हैं, वो भी 8 साल में एक बार दिए गए हैं। तो ये तो एक मसला है। कुछ जामिया कराची की खुद इंतजामी नाअहली है कि ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने अखराजात अपने बढ़ाए। दूसरा HEC जो फेडरल HEC है उनकी जानिब से कोशिश की जाती रही है माजी में, लेकिन फेडरल HEC के पास चूंकि मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ को फंड देना होता है तो वो एक लिमिटेड फंड ही दे पाते हैं। अच्छा, लेकिन राना जावेद अब ये चूज किस तरह करते हैं, किस तरह पिक करते हैं कि इसको दी जाए? अगर नहीं है इतने फंड्स या किसी को दे रहे हैं किसी को नहीं, तो कैसे पिक कर रहे हैं? और मेरा क्राइटेरिया क्या सवाल है? ये भी लिखा हुआ है, क्यों इनको 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं 8 साल बाद? वाई? देखिए, एक तो जो हमने कुछ दिन पहले इशू उठाया था कि HEC सिंध जो बनाई गई वो इसीलिए बनाई गई थी कि फेडरल HEC सिंध की यूनिवर्सिटीज से अच्छा सलूक नहीं कर रही ग्रांट के मामले में, तो इन्होंने अपनी HEC बनाई, लेकिन वो इनकी अपनी HEC गैर फाल हो गई। उसके बाद अब तमाम सवाबदीद वज़ीर आला सिंध के ऊपर है कि वो जिस यूनिवर्सिटी को चाहें फौरन ग्रांट दे दें, जिसकी चाहें रोक ले। तो दीगर जो यूनिवर्सिटियां हैं उनकी तकरीबन बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिनकी ग्रांट उन्हें दी जा चुकी है और मुसलसल हर साल दी जा रही है, बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज को उनकी जरूरत से ज्यादा दी जा रही है। इसकी रीजनिंग ये देते हैं, मतलब वजीर आला का जो ऑफिस है, मतलब वो बताते हैं कि भाई हमने इसको इतना दिया, क्यों दिया, मतलब कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन होती है कि नहीं होती? देखिए, जो बजट में तय किया वो ये किया कि 5 अरब हायर एजुकेशन के, उसमें फिर उन्होंने तय किया कि 10 करोड़ हर यूनिवर्सिटी के। उसके बाद यूनिवर्सिटीज लिख कर देती हैं कि हमारी जरूरत ज्यादा है तो हमें दें। तो लेकिन अब हाल ये है कि कराची यूनिवर्सिटी फलाही इदारों के रहमो करम पर है और कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनका हर प्रोग्राम 5 स्टार होटल से कम नहीं होता। वहाँ 75 लाख रुपए की कुर्सियां ली जाती हैं, महफिल मौसीकी वहाँ सरकारी पैसे से की जाती है, ये हाल है। और जामिया कराची का हाल ये है कि मैं आपको बताऊं कि वाटर कूलर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने दिए जामिया कराची को, JDC ने जो है
है वो वॉक थ्रू गेट, और मैथ डिपार्टमेंट में बच्चों के बैठने के लिए 50 कुर्सियां नहीं थी, वो भी जेडीसी ने दी। इम्तियाजी सुलूक बढ़ता जा रहा है कि सियासी टसल की बुनियादें हैं इसकी, या फिर और इसी से जुड़े मामला हैं? बिल्कुल, लेकिन हुकूमत सिंध कहती है कि हम सियासी नुक्ता नज़र से नहीं देखते, लेकिन देखा जाए तो हो यही रहा है कि जामिया कराची सिंध की बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये वो इदारा है जिसने पाकिस्तान के बड़े इदारों को लोग फराहम किए। 3 साल कबल जब निसार खोड़ो वज़ीर तालीम थे, उन्होंने कॉन्वोकेशन में ऐलान किया था कि जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है जामिया कराची का, सबसे बड़ा सिंध का मास कम्युनिकेशन इदारा, वहाँ आपको हैरत होगी कि वहाँ कोई स्टूडियो नहीं है बच्चों की सीखने के लिए, वो बच्चे सिर्फ थ्योरी के बेस पर सीखते हैं। तो निसार खोड़ो ने ऐलान किया था कि 10 लाख रुपए वो इस स्टूडियो के लिए देंगे। आज 3 साल गुजर गए, वो 10 लाख रुपए भी कहाँ गए, वो क्यों नहीं दे रहे, कुछ ये तो वादे थे। कोई आप हमें ये बता सकते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी का कितना बजट है, वो किधर खर्च करते हैं, मतलब थोड़ी सी ब्रेक डाउन है? हाँ, और आते कितने कितने आते हैं, कितने खर्च हो रहे हैं? देखिए, एचईसी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स के हवाले से देता है, वो एक बड़ा अमाउंट आता है, अरबों रुपए में वो होता है, वो कराची यूनिवर्सिटी को मिलता है। उसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी अपने खुद के पैसे जो कि फीस की मद में लेते हैं, उससे वो जनरेट करते हैं अपना बजट। तो इन दो पे चलती है, और तीसरा अब सिंध गवर्नमेंट ने देना शुरू किया था। तो लेकिन जो फेडरल एचईसी जो पैसा मिल रहा है और जो ये खुद अपने अपनी जो आमदनी बना रहे हैं, वो बहुत कम है उस मुकाबले में जो इनके अखराजात हैं, क्योंकि बहुत बड़ा स्टाफ है जामिया कराची का, फिर टीचर्स बहुत ज्यादा हैं। ओवर स्टाफिंग है क्या? ओवर स्टाफिंग बिल्कुल माजी में कुछ ओवर स्टाफिंग हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और उस पर एक कमेटी बनी थी जिसमें कहा गया था कि 500 इजाफी मुलाजमीन है जिनको निकाला जाए। तो ये बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन ठीक है, ब्रीफली बताइएगा कि कोई बेहतरी की उम्मीद, कोई चांस नजर आ रहा है एक लाइन में? जी, जिस तरह जब 3 साल कबल एनडी यूनिवर्सिटी के जब नए वाइस चांसलर आए तो वो 75 करोड़ रुपए बैंकों के लोन की मकरूज थी, मतलब उन्होंने लोन लिया था और जो एचईसी ग्रांट मिलती थी तो वो सारी जो उनको ग्रांट मिलती थी वो इंटरेस्ट में निकल जाता था बैंक के। तो जिसके बाद वज़ीर आला सिंध, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं, खुद वज़ीर आला वहाँ के इंजीनियर हैं, वहाँ के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, उन्होंने जाती दिलचस्पी ली, उनको स्पेशल पैकेजेस दिए। एचईसी फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल एचईसी, उसने स्पेशल पैकेजेस दी, जिसके बाद उनका जो माली खसारा बहुत कम हो गया है। अगर यही सूरत हाल, यही पैकेजेस जामिया कराची को दिए जाएं तो बहुत ज्यादा सूरत हाल बेहतर हो सकती है, ना सिर्फ फीसों में कमी वाक़ हो जाएगी बल्कि थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की। लेकिन बात फिर वही होगी अगर पर्सनल इंटरेस्ट होगा जहाँ तो जिसका, तो फिर कुछ बेहतरी हो जाएगी। अगर आप पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, अभी नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं, मतलब हालत बहुत बुरी है। एंड एक्चुअली व्हेन यू थिंक ऑफ कराची, जो खासतौर पे पाकिस्तान में लोग नहीं रहते, तो कराची यूनिवर्सिटी की ही बात होती है। अगर यूनिवर्सिटीज की बात हो, आई मीन दिस इज रियली द बेस्ट नोन। यस, अगर लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी की बात होती है तो कराची में कराची यूनिवर्सिटी की बात होती है। अभी आगे बढ़ेंगे, पनामा केस की हम बात करेंगे ब्रीफली, और आपको ये बताते हैं कि गुज़श्ता रोज जस्टिस शेख अज़मत सईद को दिल की तकलीफ हुई, उसके बाद उनको स्टेंट भी डाला गया, अभी वो ज़ेर इलाज हैं और 5 रुकनी राज्य बेंच का वो हिस्सा है, इसलिए आज समात होगी या नहीं, अभी इस हवाले से अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, जैसे इस बारे में अपडेट कोई आएगी आपको बता देंगे, आपको क्लियर भी कर देंगे। लेकिन अपडेट्स बहुत हैं हमारे पास इसी केस के हवाले से, तो वो हम आपको आगाह कर दें कि 1993 से 2006 नेल्सन और नेस्कॉल कंपनियों का मालिक कौन था, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल एक्चुअली जब से पैनामा केस हुए, मेरा ख्याल है कि ये सवाल हम तब से ही पूछ रहे हैं। हुसैन नवाज के वकील अदालत के इस सवाल का जवाब ना दे सके अब तक, और गुज़िश्ता रोज पैनामा केस में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सलमान अकरम राजा से कहा कि हमें डांटा भी गया कि सारे सबूत मौजूद हैं और हमें नजर नहीं आ रहे। वजीर आजम के वकील ने कहा जायदाद बच्चों की है और उनसे पूछे, मरियम से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ट्रस्टी है, और अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास भी कुछ नहीं, यानी किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है, आप बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं, ये उनका कहना था। यानी कि ये रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स हर रोज समात में सामने आते हैं। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा, जो मामला शेख जासिम और मियां शरीफ के दरमियान था उसकी तवक्को न की जाए। और इस पर जस्टिस शेख अज़मत सईद ने कहा कि सलमान अकरम राजा, खुदा का खौफ करो, क्यों मुर्दा लोगों को शहादत के लिए ला रहे हो? क्या अदालत में ऐसी शहादतें लाई जाती हैं? कतरी शहजादा खुद मुर्दा लोगों पर इंतजार कर रहा है, क्या अब हमें मुर्दे आकर बताएंगे? अगर आप अदालत को दायरा समात पर वापस जाने का कहेंगे तो मैं इसका हामी नहीं हूं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम की तकरीर और तारिक शफी के बयान हलफी में कतरी सरमाए का जिक्र कहीं नहीं था। हर मुआहिदे में बैंक का जिक्र है, लेकिन 12 मिलियन दिरहम कैश में ले लिए।
और आपको ये भी बताएं कि उनका ये कहना था कि क्या 80 से 85 बरस की उम्र में मियां शरीफ ने सरमायाकारी से मुतालिक अपने बच्चों को आगाह नहीं किया था। वैसे ये सवाल बड़ा अच्छा था। 1993 से 1996 तक ऑफशोर कंपनियों का मालिक कौन था? आप 13 साल फ्लैट्स में रहे, उंगली तो आपकी तरफ ही उठेगी। और जस्टिस गुलजार ने पूछा कि ये फ्लैट शरीफ फैमिली के जेरे इस्तेमाल कब आए? और सलमान अकरम राजा ने कहा शरीफ फैमिली ने फ्लैट्स 2006 में खरीदे, लेकिन शरीफ फैमिली के बच्चे शुरू से ही वहां रह रहे थे। एक बात मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूंगी अब्दुल्ला, हम रोज अपडेट बताते हैं पैनामा लीक्स की। जो जजेस हमारे सवाल पूछ रहे हैं इन लॉयर्स से, वो बड़े अच्छे हैं। मतलब वो ऐसे सवाल हैं जो कि अवामी सवाल है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि हमारे भी यही सवाल है। लेकिन साथ साथ जजेस ये भी कहते हैं कि सवालात सिर्फ समझने के लिए पूछे जाते हैं, इनसे कोई नतीजा अखज़ न किया जाए। इसी पर हम बात करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुबह बखैर मोहसिन साहब, गुड मॉर्निंग। आपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला, शुक्रिया आपका। आपके सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बड़े सख्त सवालात पूछे जा रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नवाज हुकूमती जमात आज भी यही समझ रही है कि ये केस इनके हाथ में? सुबह बखैर जी, देखें सुबह का आगाज जो है वो मैं समझता हूँ बिल्कुल सच्चाई पे होना चाहिए। और अगर सच्चाई की तलाश करने के लिए जजेस सवालात पूछ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी जज साहिबान सवालात ज्यादा बारीकी में जाके पूछते हैं और बिल्कुल डेप्थ में क्वेश्चनिंग करते हैं, तो उसका एक मतलब ये होता है कि जज साहिबान केस को पूरा क्लियरली समझना चाहते हैं और उसके ऊपर एक ऐसा फैसला देना चाहते हैं को कोई अभाम ना रह जाए और जो पार्टीज हैं वो भी कन्विंस्ड हों। तो जज साहिबान का क्वेश्चन करना एक नॉर्मल प्रोसीडिंग के बीच में रूटीन की बात है और वो इस तरह की क्वेश्चनिंग जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बेहतर है कि कोई ऐसा ग्रे एरिया, कोई ऐसा लूप होल नहीं रह जाएगा जिसके बीच में कल ये कोई भी फ्रीक कह सके। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी मुखालिफ पार्टी की ये एक रवायत रही है कि वो हमेशा से जब अदालत का फैसला उनके खिलाफ आता है तो अदालती फैसले के ऊपर हमेशा एतराज करते हैं। जिस तरह के धांधली वाले कमीशन के केस में उनके खिलाफ जब फैसला आया तो उन्होंने उस फैसले के ऊपर भी इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी के ओहदेदारों ने, लीडर्स ने इसके ऊपर एतराज किया कि हमारा जो केस था वो सही तरह से सुना नहीं गया। तो ये जजेस जो हैं ये बड़े सीजन्ड और बड़े एक्सपीरियंस जजेस हैं और जो ये क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। और इसके बीच में जो सवालात हो रहे हैं उन सवालात के जवाबात हमारे पास हैं। अब अदालत को उन जवाबात के ऊपर जो है मुतमईन करना वो वकील की जिम्मेदारी होती है और वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जहां पे। लेकिन मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब एक बात बताएं कि ये जो सवाल हैं कुछ हम भी अपडेट दे रहे होते हैं अपने व्यूअर्स को, हम भी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं जो बार बार मुड़ के आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि PMLN के जो वकील हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर सक रहे जजेस को। जैसे कि मनी ट्रेल की बात हो रही है, अभी तक वो बात अभी तक तय नहीं हो सकी कि पैसे कहाँ गए और कहाँ से आए। देखिए, पहली तो एक बात ये वाजिया मैं कर दूं कि जो बैंकिंग के लॉज हैं ये बात पहले भी बहस में हो गई और हमारे वकील साहब ये दौरान बहस बात भी करेंगे। होता यह है कि मैं भी उस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देख रहा होता हूँ और वहाँ पर जब एक जज साहब एक बड़ा सख्त सवाल करते हैं तो वो एक अच्छी हेडलाइन बनती है, एक अच्छा टिकर बनता है, तो वो फौरी तौर पर मीडिया वाले रिपोर्ट जरूर करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जो उसके जवाब में वकील साहब दलाइल देते हैं वो कम रिपोर्ट होते हैं। तो अब मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि मनी ट्रेल, अब मैं आपको बताता हूं कि जो BCCI बैंक है वो तो खत्म हो चुका है और वो 1979 जब भी उसका था वो उसके बाद जब ये ट्रांजैक्शंस हुई तो BCCI बैंक तो खत्म हो गया। और उसके बाद वैसे भी बैंकिंग लॉज ये हैं कि 6 साल से ज्यादा जो बैंक्स हैं वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते और आजकल तो डेटाबेस का दौर आ गया, उस जमाने में तो डेटाबेस ही नहीं था। और मुझे ये बताएं कि मेरे वालिद साहब ने या मेरे दादा ने जो कारोबार किए हैं वो मेरे दादा और मेरे वालिद साहब को पता होगा, मुझे तो नहीं पता होगा। अगर मेरे वालिद साहब ने 1960s में कोई कारोबार शुरू किया है और उस कारोबार में से उनकी एक आमदन आई है और जिसके थ्रू उन्होंने आज एक मेरे पास कोई बहुत। लेकिन फिर अदालत ये सवाल भी कह रही है मोहसिन साहब कि जब वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो फिर अब ये बात क्यों की जा रही है कि मेरे वालिद साहब ने, मेरे दादा ने कारोबार किया? ये बता दें, अब हुदैबिया मिल्स केस का भी तस्करा आया और इसहाक डार साहब के बयान हलफी की भी बड़ी गूंज रही इसी पैनामा केस में। आप क्या समझते हैं जब पेंडोरा बॉक्स खुलेगा या माजी की सारी बातें सामने आएंगी तो मजीद नुकसान हो सकता है? ये
नहीं, कोई नुकसान की बात नहीं है। मैं पहले ही वाज़िया कर रहा हूं कि ये अदालत सवाल पूछती है, इसके ऊपर आप बिल्कुल, आपने खुद भी अपने ये बात की कि ये कोई फैसला नहीं होते उनके रिमार्क्स, ये उनके रिमार्क्स होते हैं केस को समझने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो वजीर आजम साहब की तकरीर का हवाला दिया जाता है, वजीर आजम साहब की तकरीर के उस पैराग्राफ का तो हवाला दिया नहीं जा रहा जहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप फोरम डिसाइड करें। वजीर आजम साहब ने यही बात की हमेशा से कि आप फोरम डिसाइड करें, मैं वहां पे बातें बताऊंगा सारी, और ये हमारा राइट है कि हम अपना फोरम डिसाइड हो जाए। अगर पार्लियामेंट में हमने जवाब देना है, पार्लियामेंट ने वजीर आजम का एहतसाब करना था, ये फैसला हो जाता, तो ये सारी तफसीलात अदालत में वहीं पे पार्लियामेंट में पेश कर दी जाती। अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो अब सुप्रीम कोर्ट, अगर देखिए एक बाम ये है कि कमीशन बनना था या नहीं बनना था, लेकिन अब जिस तरीके से अदालत केस को सुन रही है, तफसीलात में जा रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कमीशन बनेगा। मुझे लग रहा है कि यहीं पे सवालात होंगे और यहीं पे जवाबात दिए जाएंगे, और ये सारे जवाबात के वजीर आजम साहब का हमारा ये आर्ग्यूमेंट है कि हमें आपने फोरम बताया कि आपका जो फोरम होगा उस पर आप जवाब देंगे। अब हमारा फोरम अदालत आ गई, सुप्रीम कोर्ट हम वहां पे बता देंगे। अच्छा, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक्सप्लेन करने का। अब ये केस ऐसा, जितनी बात की जाए मेरा ख्याल है उलझ जाते हैं, और खास तौर पे समटाइम्स यू इनवाइट पीपल जो आके क्लैरिफाई करेंगे, क्लैरिटी देंगे, लेकिन वो और कंफ्यूजन फैला देते हैं। और इम्यूनिटी की फिर क्यों बात नहीं की आपने? और उन्होंने कहा कि अभी तक तो फोरम ही डिसाइड नहीं हो रहा था। अपेरेंटली हमें लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ फोरम है, उसी पे सारे मामला डिसाइड होंगे। वी गॉट टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम बैक, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान, मेरे साथ है हुमा मीशा। वी हैव गॉट अ लॉट मोर टू डिस्कस इन द शो आज। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जब हमने शो स्टार्ट किया था कि अमेरिका में बहुत से अमेरिकन ने वोट तो डाला सदर ट्रंप के लिए, लेकिन अब जो है वो थोड़े से पीछे हट रहे हैं अपने डिसीजन से। आपको बताएं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी कितने अमेरिकी हैं, मतलब सोचने वाली ये बात है ना, 1/3 भी नहीं, 1/3 भी नहीं है। और ये कहता है न्यूज एजेंसी जो है रॉयटर्स का ताजा सर्वे ये हमें बता रहा है। और हाल ही में ट्रंप को सदर मुंतखब करने वाली अमरीकी कौम 2 हफ्तों में ही अपने सदर से बिल्कुल तंग आ चुकी है, यानी कि उनकी पॉपुलैरिटी में यूं करके कमी आ रही है। ट्रैवल बैन्स और इमिग्रेशन पॉलिसी पर जब अमरीकी शहरियों की राय जानी गई तो सिर्फ 31% शहरियों का कहना था कि वो अब अपने आप को ज्यादा महफूज समझते हैं, और सिर्फ 38% ऐसे थे जो कि सदर वो समझते हैं कि अब दुनिया के सामने अच्छी मिसालें पेश की जा रही हैं। अमरीकी सदर ये जो इक़दाम कर रहे हैं, विच इज वेरी सैड। 38% से भी पूछना चाहिए तुम लोगों ने कैसे कह दिया, कोई अच्छी मसाइल नहीं। इट इज 1/3 और प्रॉब्ली लेस देन 1/3 ऑफ द होल पॉपुलेशन जो कि अमेरिका में रहते हैं लोग, जो कि हम सदर ओबामा के नहीं, सदर ट्रंप के ओबामा निकल रहा है। खैर, थोड़ी देर बाद हम आपको ये भी बताएंगे लेटर इन द शो कि सदर ओबामा जो होते थे वो आजकल क्या कर रहे हैं, बड़ा ही मजा कर रहे हैं, क्या जिंदगी है। लेकिन नाउ ही फील्स लाइक इट इज समबडी एल्सेस हेडेक, तो वो बिल्कुल आउट हो चुके हैं। और अभी हम बात करेंगे अवामी मसाइल की। जरा पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका असर सारी चीजों पर पड़ता है, सारी जो ग्रोसरी होती है वो भी बढ़ जाती है। आपको पता है सब्जियों के रेट भी बढ़ जाते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से। और हुआ ये है जनाब कि रेगुलेटर्स जब हुकूमती कंट्रोल में आए हैं तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को ऐसा लग रहा है जैसे पर लग गए, फ्लाई करने लगी है। 1 माह के दौरान 2 बार कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। गुज़श्ता शाम हुकूमत ने पेट्रोल ₹2.25 और डीजल ₹2.26 फी लीटर महंगा कर दिया है। कीमतों में यह इजाफा आइंदा 15 रोज तक अब इसी तरह मेंटेन रखा जाएगा। और इससे पहले हुकूमत ने 16 जनवरी से 31 जनवरी तक पेट्रोल की कीमत ₹1.77 और हाई स्पीड डीजल की अगर बात करें तो इसकी कीमत में ₹2 फी लीटर का इजाफा किया था। अच्छा, और आपको थोड़ा सा वील टेक यू बैक इन टाइम, आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिसंबर की 19 तारीख को मुल्क के इंतहाई अहम रेगुलेटर्स जो हैं वो वजारतों के मातहत कर दिए गए थे, जिनमें नेपरा, ओगरा, PTA और पेपरा शामिल हैं। और हुकूमत का इसरार है कि ये सिर्फ इंतजामी सतह का फैसला है। जरा सुने उन्होंने क्या कहा था तब। They were part of the government, just they have been transferred from one division to another division. जहां तक ताल्लुक है कि इनके फंक्शन के ऊपर हम असरअंदाज हो गए तो कथित तौर पे ये गलत है। हमने रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो अज्यूम नहीं किया, हमने उनका डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है ना वो अज्यूम किया है। सो रेगुलेट एज ए रेगुलेटर दे आर स्टिल इंडिपेंडेंट, और उनकी रेगुलेटरी पावर्स जो है ना उनकी जमानत आज भी जो नेपरा एक्ट है वो देता है, या ओगरा एक्ट है जो देता है, या पीटीए का जो एक्ट है वो देता है, वो लेजिस्लेशन फुल प्रूफ लेजिस्लेशन है, मजबूत लेजिस्लेशन है।
और इस फैसले के तहत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करने वाली ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ओगरा को वजारत पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल के मातहत किया गया था। सवाल यह है कि अगर ये इदारे बराह रास्त हुकूमत के मातहत होंगे तो उनकी खुद मुख्तारी कैसे बरकरार रहेगी? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल जी, और ये क्वेश्चंस हमारे पास भी बहुत सारे हैं जो हमने पूछने हैं, और नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद हमारे साथ हैं। अली, एक बात तो जो बिल्कुल एकदम से दिमाग में आती है, क्या इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं जो हमने भी बढ़ा दी? जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। ये सारी चीज़ डेली बेसिस पे वेबसाइट्स पे और मुख्तलिफ जो ऑयल प्राइसिंग के इंडेक्स होते हैं वहाँ पे वाजे होते हैं। तो ये लेवल्स कोई $35 से $40 हुआ करते थे आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले तक, लेकिन फिर उसमें ग्रेजुअली इंक्रीज आना शुरू हुआ और उसकी मेन वजह डिमांड फैक्टर्स भी रहा, और दूसरी तरफ ओपेक जो कि अग्री नहीं होती थी ईरान और सऊदी अरब रिफ्ट की वजह से, वो वहाँ पे भी है, बिजनेस पे भी दोनों का रिफ्ट है और जगहों पे भी रिफ्ट है। तो इस वजह से अग्रीमेंट नहीं हो रहा था, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुख्तलिफ कंट्रीज ओपेक के चाह रहे थे कि प्रोडक्शन कट की जाए, और जब प्रोडक्शन कट होगी तो ऑफ कोर्स उसका फिर इम्पैक्ट होता है कि प्राइस बढ़ जाते हैं। तो वो एग्री हुआ है, और आज फिर एक खबर आई है कि ना सिर्फ एग्री हुआ है बल्कि कंप्लाई भी हो रहा है, यानी ये कि प्रोडक्शन कट जो 1 मिलियन बैरल डेली ओपेक ने काटा था उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, जिसकी वजह से आज फिर प्राइस थोड़ी सी आधा डॉलर जो है वो ऊपर गई। अच्छा अली, ये बताएगा कि ओगरा अब वजारत पेट्रोलियम के मातहत आ गया है, तो इससे अब हमें एक आम आदमी को मुझे समझा दें कि फर्क क्या पड़ेगा, पहले क्या था सिनेरियो और अब ये जो अब ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर कंट्रोल है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कीमतें कभी भी बढ़ सकती हैं, यकुम का इंतजार नहीं जी, इसका इम्पैक्ट अगर प्राइस वाइज आप देखें तो ओगरा ने महज ये कैलकुलेट करके देना होता है कि इंटरनेशनल इतना बड़ा, लोकल इतना है, फर्क इतना आ रहा है, या कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ना ओगरा का कोई इसमें किरदार होता है, अगर बिल्कुल आप जेन्युइनली देखें तो वजारत खजाना ये डिसाइड करती है कि कितना प्राइस का इम्पैक्ट जाएगा, कितना हम कंज्यूम कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू जो हमारे पास टैक्स कलेक्शन है। अनफॉर्चुनेटली सारे टैक्स कलेक्शन जो मेजर है वो एक बड़ी कैश काउ समझी जाती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्योंकि रेगुलेटेड है, पंप्स पे टैक्स कलेक्ट हो जाता है, इजीएस्ट फॉर्म है, बजाय इसके कि अगर कुछ ऐसे अगर आप सेक्टर्स देखें कि खवातीन के ड्रेस शादियों के बाद डिजाइनर्स 10-10, 20-20 लाख रुपए में सीते हैं बड़े टॉप, और वो कैश आपसे पेमेंट लेंगे, कभी भी वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होना चाहेंगे, और वो कभी आप टैप भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो जहां से आप टैक्स ले सकते हैं, टैक्स बेहतर करके प्राइस आप कर सकते हैं। ईरान से डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट और जबरदस्त तरीके से उसकी स्मगलिंग हो रही है, और 25 लाख लीटर सिर्फ कराची में डेली ईरानी डीजल जो है पेट्रोल कंज्यूम होता है, और ये करोड़ों रुपए बनता है। वो आप बंद कर दीजिए और आप आवाम को वेरी क्विकली अली इमरान, ये टाइम स्पेसिफिक इंक्रीज है, मतलब ये जो कहा जा रहा है 2 हफ्ते 3 हफ्ते, ये बस इतने देर के लिए डिपेंडिंग अपॉन ये जो ओपेक की जो इत्तला आई है, इसमें तो यही लग रहा है कि आगे भी मुमकिन है कि कोई इजाफा नहीं, तो कमी का तो चांस अभी फिलहाल नहीं, यानी कि अभी इसी या तो रेट पे मेंटेन रहेंगी पेट्रोल की कीमतें, या फिर बढ़ भी सकती हैं। बहुत शुक्रिया अली इमरान सैयद हमारे साथ थे। जनाब, खबर यह है कि पेट्रोलियम की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत की खुसूसन पेट्रोल की, वो या तो इसी पे मेंटेन रहेगा या फिर आगे कीमतें बढ़ भी सकती हैं, कम होने का कोई चांस नहीं है। सो जरा देखभाल के मामलात खर्च कीजिए पैसा, और उसी हिसाब से ग्रोसरी कीजिए, दीगर चीजें जो है ना उसी हिसाब से अपना मंथली बजट बनाइए। एक ही ट्रिप में ना आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, एक ही ट्रिप में बहुत कुछ किया करें, बेशक आपको पूरा दिन लग जाए घर से बाहर। मैं आज मेरा फ्यूल कार्ड घूम गया। चलो जी, और आज तो फर्स्ट है। हाँ, कैन यू इमेजिन, फर्स्ट से यही याद आया कि पूरा इस नए साल का पूरा 1 महीना ओवर, इट्स गॉन। इसलिए अगर आपने कुछ करना था और यू हैव बीन वेरी लेजी अबाउट इट, तो 1 महीना गुजर चुके हैं, अब 11 महीने आपके पास रह गए हैं। लेकिन हम वही करेंगे जो हम रोज करते हैं, हम ट्रिब्यूट आज भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आज हम याद कर रहे हैं अदाकार नूर मोहम्मद लाशारी साहब को। नूर मोहम्मद लाशारी अक्टूबर 1931 में भान सईदाबाद के मकाम कोट लाशारी में पैदा हुए थे, और सिंधी में इन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद, यानी कि 1931 में पैदा हुए थे, उस जमाने में भी इन्होंने ग्रेजुएशन की थी, और उसके बाद दरस व तदरीस यानी टीचिंग के शोबे से ये वाबस्ता हो गए थे, और तवील अरसे तक रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से वाबस्ता रहे। पीटीवी कराची के हफ्तावार सिंधी ड्रामे नाटक रंग में अपनी अदाकारी का इन्होंने आगाज किया। अच्छा, और आपको ये भी बताएं कि वो पाकिस्तान टेलीविजन के सीनियर अदाकारों में शुमार होता है उनका, और उनके मारूफ जो ड्रामे सीरियल्स हैं उनमें जंगल, दीवारें, छोटी सी दुनिया, चांद ग्रहण, दश्त जो कि मेरा बड़ा फेवरेट ड्रामा था एक जमाने में, और मारवी के नाम सरे फहरिस्त है। सारे बड़े हिट ड्रामे थे, मारवी, दश्त, चांद ग्रहण। और अगर आप इनको देखें तो आपको बड़ी अच्छी तरह ये याद भी आ जाएंगे। मतलब एक वो पीटीवी के जमाने में जब 8 बजे ड्रामा होता था, तो अब भी होता है वैसे, लेकिन 2 बारियां। पहली बारी में जानू जर्मन
3 सवाल पूछेगा और मुराद अली खान साहब तीनों सवालों के जवाब देगा। और फिर मुराद अली खान साहब 3 सवाल पूछेगा और जानू जर्मन खान साहब उनके जवाब देगा। फिर जानू जर्मन पहले अंग्रेजी बोली में किस्सा बयान करेगा और फिर मुराद अली खान साहब अंग्रेजी बोली में किस्सा बयान करेगा। जानू जर्मन साहब, अब तुम्हारी बारी है। बड़े अच्छे ड्रामे होते थे वैसे, मतलब अभी मैं थोड़ा सा टेढ़ी आंख से देख रही हूँ, एंड इट वाज वेरी नाइस। और ताज़ा तरीन खबर इस्लामाबाद से सामने आई है कि पनामा की समात अब अगले पीर तक के लिए मुलतवी हो गई है, यानी आज है वेंसडे और अगले पीर को अब पनामा की समात होगी। जिससे शेख अजमत सईद बीमार हैं, उनको दिल की तकलीफ हुई थी, स्टैंड डाला गया था उन्हें, उनकी सेहतियाबी के लिए दुआगोब तो हम हैं ही सब, लेकिन हैं और हम तो ये भी दुआ कर रहे हैं कि ये स्टार्ट हो और जल्दी से खत्म भी हो। सिराजुल हक जो है तक मीडिया से बात करें इस्लामाबाद में, ये सुनते हैं। सईद साहब की बीमारी की वजह से हियरिंग ना हो सकी। हमारी दुआ है, पूरी कौम की दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अजमत सईद साहब को जल्द अज जल्द सेहतयाब फरमाए ताकि हमारा ये केस अपने आखिरी अच्छे अंजाम तक पहुंच जाए और कौम को एक रिलीफ मिले। बीमारी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश भी है, हर एक को लगती है और सेहतयाबी के लिए हम सब दुआगो है। मुअज़्ज़ज़ साथी हज़रात और मेरे भाइयों, करप्शन के ख़िलाफ़ ये जंग हमारी जारी रहेगी और ये करप्शन के साथ लड़ना यह पूरी कौम के एक ज़िम्मेदारी है। मैंने असम्बली फ्लोर पर ईवान के अंदर भी ये कहा था कि सियासी जमातों को आपस में लड़ने की बजाय मिलकर करप्शन के साथ खिलाफ लड़ना चाहिए, महंगाई के खिलाफ लड़ने चाहिए, जहालत के खिलाफ लड़ना चाहिए। इसलिए कि कौम को जिन मसाइल का सामना है उसमें करप्शन है जो हर इदारे में मौजूद है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है और बदअमनी है। लेकिन अफसोस ये है कि पनामा स्कैंडल आने के बाद पता चला कि हमारे खुद हुक्मरान ख़ानदान इस पूरी खेल में शरीक है और इसलिए हम अदालत में आ गए हैं कि एक जामे मैकेनिज़्म भी बन जाए करप्शन के रोकने के लिए और एक ऐसा लाहेअमल बनाया जाए कि चोर जो भी हो, वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, उसका मुहासिबा यकीनी हो जाए और हर चीज़ को क़यामत तक छोड़ने की बजाय दुनिया में भी उसका हिसाब किताब हो जाए। मुझे खुशी है कि पूरी कौम के अंदर करप्शन के ख़िलाफ़ एक रिएक्शन है, एक रद्द-ए-अमल है। ये जो केस चल रहा है, जजेस के आखिरी रिमार्क्स यही है कि हुक्मरान ख़ानदान को हक़ाइक़ बताने की ज़रूरत है ताकि हम सच तक और सच्चाई तक पहुँच जाए। लेकिन अब तक जो 3 वकला ने दलाइल दिए हैं, सच्ची बात यह है कि अल्फाज के सहारे लेकर या बाहर के कागजात के सहारे लेकर हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की है, बयान करने और वाज़े करने की कोशिश नहीं की है। मैं एक बार फिर क्लियर करना चाहूँगा कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। करप्शन हुकूमत करे या अपोजिशन करे, करप्ट लोग हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, हम सब का एहतसाब चाहते हैं। और पनामा स्कैंडल में 600 से ज़्यादा लोगों के नाम हैं। हमारी यही दरख्वास्त होगी कि मौजूदा अदालती सिस्टम और मौजूदा जो केस चल रहा है उसी में उस दूसरे पिटीशन को भी सुना जाए ताकि पनामा स्कैंडल में मुलव्वस जितने लोग हैं सब का एहतसाब हो जाए। लेकिन अब हमारे मुआशरे को करप्शन से पाक करना, इदारों को करप्शन से पाक करना, करप्ट लोगों को सजाएं देना और उनको जेलों में डालना और उनसे सरकार और कौम की लूटी हुई दौलत वापस लेना, ये अवाम का और कौम का एक ऐसा मुतालबा है कि जिसके होते हुए हमारे लिए कोई और ज़रूरी काम नहीं है। इसलिए हम 4-5 महीनों से मुसलसल यहाँ आ रहे हैं,
10 महीनों से करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी की मुहिम जारी है। हम इंशाअल्लाह ताला आखिरी नतीजे तक और करप्शन के खात्मे तक और करप्ट सिस्टम के खात्मे तक अपना ये जिहाद, अपनी ये जदोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी कौम की ये दुआ है और हमारे तीनों पटिशनर्स की भी, जमात इस्लामी की भी, इमरान खान की भी, शेख रशीद की भी, सिराजुल हक साहब की, अल्लाह ताला शेख अजमत साहब को सेहत कामला अता फरमाए। और आज चीफ साहब ने जो कहा है कि इंशाअल्लाह सोमवार तक अगर उनकी सेहत ठीक हुई, और उन्होंने अस्पताल के अमले की भी तारीफ़ की है, ख़ास तौर पर जनरल कियानी की भी तारीफ़ की है जो कि मेडिकल के हेड हैं, हेल्थ मेडिकल के हेड हैं, और उन्होंने फरमाया कि इंशाअल्लाह अगले मंडे को इसकी प्रोसीडिंग होगी। अगर डॉक्टरों ने उनको सेहतयाब करार दिया, हम सब की दुआ है अल्लाह ताला उनको सेहत दे ताकि करप्शन का ताबूत जल्द से जल्द निकले। शेख रशीद और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बात कर रहे थे। पैनामा केस की समाअत अब मंडे तक के लिए, नेक्स्ट मंडे तक के लिए मुलतवी हो गई है। इसके बारे में भी हमारे कुछ व्यूज हैं जो हम आपसे बाद में बात करेंगे। अभी हमें बहुत जल्दी ब्रेक लेनी है। हेलो, अच्छा थोड़ी सी सोशल मीडिया की भी हम बातें कर लें। कुछ खबरें होती हैं, कुछ विजुअल्स होते हैं, बड़े अच्छे वहाँ के लगते हैं। जैसे कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक खातून की जो सेल्फीज थी वो बहुत ज्यादा हिट हो रही थी, रोटेट हो रही थी। और वो खातून कौन है ये देखें, तस्वीरें हम आपको दिखा दें। और जी ये है PIA की पायलट हुमा लियाकत, मेरी नेम से। मुझे बड़ी इस बात की खुशी हुई, इनका नाम भी हुमा है। और उन्होंने तैयारे के कॉकपिट में इस अंदाज से सेल्फीज बनाई हैं कि इस पर बड़े दिलचस्प तबसरे जो हैं वो भी हो रहे हैं। और तस्वीर पर तबसरे हो रहे हैं, तस्वीर पर तबसरे। और शी इज वेरी प्रिटी, शी इज अ पायलट। हाँ, और मुझे लग रहा है कि ज्यादा फेमस इसलिए हो रही है बिकॉज़ शी इज प्रिटी एंड शी इज अ पायलट। और बड़ी अच्छी बात है कि लड़कियां हर फील्ड में हमें नजर आ रही हैं और ये को पायलट है बेसिकली, और जहाज के साथ अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। हाँ जी, जरा कैमरा इधर ले आए प्लीज, प्लीज कैमरा इधर ले आए, छोड़ दें। अभी आगे बढ़ेंगे, अभी हम ट्रम्प की बात करेंगे, आपके फेवरेट ट्रम्प। जब तक हम इनकी ये लाल शक्ल नहीं दिखाएंगे, अब्दुल्ला लाल हो गए इनकी तारीफ करते हुए कि बड़ी अच्छी, कितनी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, बहुत मुनासिब। नहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी, मेरा ख्याल है आगे बढ़ना चाहिए। हम बात करेंगे ट्रम्प की, और एक ट्रम्प चैलेंज भी शुरू हुआ था। सब लोग जमा होते थे, एक बंदा आता था कहता था ट्रम्प इज कमिंग और सब भाग जाते थे। हमने अपने शो पे किया लेकिन ये इंसानों तक महदूद नहीं रहा, ये बिल्लियों पर भी पहुंच गया। बिल्कुल, तो आपको बताएं कि जी सिर्फ लोग ही नहीं हैं और उनके ट्रैवल बैन से ट्रम्प के डर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट पीपल, इट्स नॉट जस्ट ह्यूमंस। बिल्लियां जो हैं वो भी कुछ ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर रही, परेशान हो चुकी हैं ट्रम्प से कि कौन आ गई है चीज भाई हमारी जैसी लगती है, गोल्डन रंग की। मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते हैं। देखें जरा, उनको दिखाया जाए ट्रम्प तो वो क्या करती है। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प तबसरा मुझे सुबह को पता लगा कि ये ट्रम्प से भी ये खीरे से भी ये जस्ट बिकॉज़ वो तस्वीर जो थी वो खीरे पे लगाई हुई थी। ये मेरी टीम ने कहा था मुझे कि बिल्लियां खीरे से डरती हैं। अच्छा, हमारी टीम में एक टीम मेंबर है सारा, उसके पास बिल्लियां हैं और वो ये कह रही है कि उसकी जो बिल्लियां हैं वो खीरों से डरती हैं। नहीं डरती। सादकी ने कहा था कि उसकी बिल्लियां खीरों से डरती हैं और सारा की। अच्छा, जो हमारे प्रोड्यूसर जो मेरे कान में बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनकी बिल्लियां डरती हैं। Let's take a break. I'm confused between Trump and Kira. Let's take a break. बिल्लियां वेलकम बैक। दूसरा घंटा जियो पाकिस्तान का अब्दुल्ला मेरे साथ है, मैं हूं हुमा। और सबसे पहले इस घंटे की टॉप स्टोरीज। भारत कश्मीरियों को जोर जबरदस्ती कंट्रोल नहीं कर सकता, मसले का हल फौजी नहीं सियासी ही निकाला जाए। दानिश्वर भारतीय तबका अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहा है, मोदी सरकार हमारी ना सुने, अपनों की ही सुन ले। आसिफ जरदारी के साथी अनवर मजीद की केस में सिंध पुलिस और रेंजर्स फिर आमने सामने। सियासी नौयत के तनाज़े में शहरियों से अमनो अमान न छिन जाए, ये ख्याल जरूर रहना चाहिए। और पाकिस्तानी सिनेमाज में भारतीय फिल्मों की नुमाइश होगी, हुकूमत ने इजाजत दे दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिनेमा इंडस्ट्री की जान में जान आई।
जनाब, हम बात करेंगे ट्रंप की, और ट्रंप की इससे कबल भी बात हो रही थी। जब बिल्ली डर जाती है, वो एक्चुअली ट्रंप से तो डर रही है, लेकिन वो खीरे से भी डर रही है, क्योंकि हमने एक्चुअली गूगल किया, रिसर्च किया, और जो एनिमल बिहेवियरिस्ट हैं उनका ये नतीजा है कि बिल्कुल खीरे को वो समझते हैं कि सांप है, तो सांप से वो समझते हैं ऑब्वियसली प्रेडेटर है और ये तो हमें डसने आ रहा है, तो इसलिए ये एक्चुअली कान में जब हमने आपको बताया था हमारे प्रोड्यूसर की बिल्ली, उन्होंने कहा कि बेशक चेक करो, गूगल करो, उन्होंने तो हमें सुना दी, हमने किया और वाकई सही है। There is a theory that exists कि बिल्लियां खीरे से डरती हैं, तो ट्रंप ही एक वजह थी, लेकिन खीरा दूसरी वजह थी। अब आगे बढ़ेंगे। ट्रंप तो ट्रंप, उनके साथी भी ट्रंप जैसे ही एग्रेसिव हैं, गुस्सीले हैं और जज्बाती नजर आने लगे हैं। इसका एक मुजाहिरा देखा गया कल व्हाइट हाउस के तर्जुमान की ब्रीफिंग के दौरान, जब वो अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी और अटॉर्नी जनरल को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, और सहाफियों की तरफ से सवाल किया गया, और सवालात में जनाब नाराज हो गए और कह दिया कि पॉलिसी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जिम्मेदार मीडिया है। यानी सरासर मीडिया और ट्रंप के दरमियान जो टेंशन चल रही थी, उसका भी एक मुजाहिरा कल ये गुफ्तगू रही है। बिल्कुल जी, अब तो है कि सारे ही बोलना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि शॉन स्पाइसर की असल जॉब तो यही है कि वो ट्रंप के अहकामात पर मीडिया के सवालों का जवाब दे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। ये अब रोज का मामला हो गया। आपको पता है कि कुछ ना कुछ, मतलब जो खबर होती है वो तो खबर होती है, लेकिन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो वहां हो रही हैं, दे आर ऑल्सो मेकिंग न्यूज। यहाँ तक कि उनकी प्रेस ब्रीफिंग भी जो है वो न्यूज मेकिंग बन गई है। अच्छा, और पिछले घंटे में अगर आपको याद हो, ट्रंप की बात करते हुए हम स्पेक्यूलेट कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि जो पहले सदर होते थे, सदर ओबामा, मुंह से उतरता नहीं है सदर ओबामा, ऐसे चढ़ सा गया है 8 साल रहे हैं ना। एब्सोल्युटली, तो वो आजकल क्या कर रहे हैं, वो चिल मार रहे हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो बहुत ही इंजॉय ले रहे हैं। 8 साल की सदारत के बाद वो जो है वो इस वक्त एक आइलैंड पे गए हुए हैं छुट्टियां मनाने, पूरी फैमिली के साथ। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आइलैंड है किसका? ये उनके बड़े ही करीबी दोस्त हैं, उनके साथी हैं, रिचर्ड ब्रांसन। उनका है ये। मेरे किसी फ्रेंड का जजीरा नहीं है वैसे। रिचर्ड ब्रांसन का ही होगा ना। और हम जैसे लोगों को देखें, वो भी तस्वीर में अपने वाइट बालों के साथ। उनका कंप्लीट आइलैंड है जिसको वो ओन करते हैं, और सदर ओबामा इस वक्त उस आइलैंड पे मौजूद हैं, अपनी फैमिली के साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। इतनी जो टेंशन के उन्होंने 8 साल गुजारे हैं, जाहिर है अमेरिका का सदर होना कोई आसान बात तो नहीं है, तो वो टेंशन को खत्म कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, तो लिहाजा वो अपनी फैमिली के साथ गए हुए हैं। ये आइलैंड है, पूरा एक रिजॉर्ट है, और बहुत ही एंजॉय ले रहे हैं। हाउ फन। हमें कब छुट्टी मिलेगी? अभी हम आगे बढ़ेंगे और हुमा की इस बात को इग्नोर करते हुए और आपको एक बहुत अहम मामला बताएंगे, डिस्कस करेंगे, बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की। भारत के पढ़े लिखे और दानिश्वर तबके की कश्मीर से मुताल्लिक रिपोर्ट मोदी सरकार की आंखें खोलने के लिए काफी है। पाकिस्तान और मकबूजा जम्मू कश्मीर के मामलात पर नजर रखने वाले भारतीय दानिश्वरों के बाअसर ग्रुप ने मकबूजा वादी के हालात को इंतहाई परेशान कुन और तशवीशनाक करार दिया है। ग्रुप में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और IB के साबिक सरबराह AS दौलत, साबिक आर्मी चीफ हैं VP मलिक, और हुक्मरान जमात BJP से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर खारजा हैं यशवंत सिन्हा। ये सब शामिल थे इस ग्रुप में। बिल्कुल, और आपको बताएं कि ग्रुप में शामिल इन जैसे तमाम अफराद की राय है कि मकबूजा कश्मीर में रहने वाले मौजूदा भारतीय हुकूमत की हठधर्मी की वजह से शदीद अजियत का शिकार है, और मकबूजा कश्मीर में कानून को खुले आम पामाल किया जा रहा है, और चंद माह के दौरान कई 100 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं, और जिनमें नौजवान की तादाद जो है बहुत ज्यादा है, और बच्चों की तादाद भी है, और खवातीन की भी है। और इसी तरह वो बच्चे जो आगे चलकर मुल्क के लिए बड़े बड़े काम कर सकते थे, उन्हें बेदर्दी से सड़कों पर कत्ल किया जा रहा है। और ये सब कुछ बज़ाहिर किसी भी सतह के एहतसाब से आरी है, नो एहतसाब, नो अकाउंटेबिलिटी एट ऑल। ग्रुप ने भारतीय फौज के मसालिम का शिकार होने वाले कश्मीरी खानदानों से हमदर्दी का भी इजहार करते हुए अज़्म जाहिर किया अपेरेंटली कि वो बर्बरियत रुकवाने के लिए जो कुछ भी कर सके एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से करते रहेंगे। ग्रुप ने अपने पैगाम में मकबूजा जम्मू कश्मीर की कठपुतली हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अमन व अमान के कयाम के लिए किसी भी दबाव में आए बगैर फौरी इक़दाम को यकीनी बनाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरा करने वाले कश्मीरियों की हलाकतों की मजम्मत करते हुए कहा कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल इलाकाई अमन और सलामती के लिए नागुज़ीर है। बिल्कुल जी, और इस पे हमने मजीद बात करनी है, और भारतीय है एक आज तक और उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय ब्रागता वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। संजय, हमने काफी बड़ी अभी एक स्टोरी बताई, पूरी रिपोर्ट का जो खुलासा है वो हमने अभी दी है। क्या भारत में इस रिपोर्ट को अहमियत दी जा रही है या नहीं, ये बताएं आप। जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, दरअसल वो रिपोर्ट तो नवंबर महीने में ही जो है वो जाहिर कर दी गई थी। वो एक सिविल सोसाइटी का ग्रुप है जिसमें पॉलिटिशियंस भी है, सिविल सोसाइटीज के लोग हैं,
वो बहरहाल जाते रहते हैं, कश्मीर में जाते रहते हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रैक टू ट्रैक की डिप्लोमेसी की जो चर्चा चलती है। उन्होंने कल एक पिटीशन पेश की थी जिसमें बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के दस्तखत थे। उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से जो कश्मीर में पिछले 6 महीने में हालात खराब हुए थे और उस पर जांच की जानी चाहिए। अच्छा संजय, आप ये बता रहे हैं कि नवंबर में रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी। अब बता दें, नवंबर से अब फरवरी शुरू हो गया। क्या मोदी सरकार इस रिपोर्ट पर अब तक कुछ कर सकी है या फिर कोई इकदाम उठाया जाएगा, जबकि वाज़ेह रहे कि इस रिपोर्ट में जो बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा यशवंत सिन्हा वो भी शामिल थे इस ग्रुप में? बहरहाल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पिछले कई दिनों से जब से वो रिपोर्ट दी गई थी उसके बाद से वहां पर जो कश्मीर है, कश्मीर के हालात को देखते हुए वहां पर एक तरफ जहां वो लोग कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो वहां पर लोगों के गुस्से को उकसाने के साथ साथ उस भीड़ में घुस जा रहे थे और सिक्योरिटी फोर्सेज को और पुलिस को अटैक कर रहे थे, ग्रेनेड्स फेंक रहे थे, तो उनको अलग करने की, रोकने की कोशिश। और दूसरा जो कि वहाँ का आवाम है, ज्यादातर यूथ है, उसको मरहम लगाने के लिए जो वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस थी, जो पुलिस थी, उनसे कहा गया था कि वहाँ पर एक ऐसी कैंपेन चलाए जिससे कि वो डरे नहीं बल्कि आपके साथ हों और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश करें। संजय, अब ये बताएं कि क्या भारत में सरकारी सतह पे आप इस पे बात को माना जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए फौजी ताकत नहीं बल्कि कोई ऑल्टरनेटिव हल जो है उसको ढूंढना पड़ेगा? देखिए, ये तो पॉलिसी ही इंडिया की रही है कि डंडे के दम पर या बंदूक के दम पर हासिल कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब अगर आप देखें तो पिछले कई तमाम सालों में अटल बिहारी वाजपेयी से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर के और अभी जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, वो लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि जो आवाम है उसको जीतना सबसे बड़ी बात है, आवाम की जो दिक्कतें हैं उसको दूर करना सबसे बड़ी चीज है। और वहाँ पे डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, उन लोगों को और मेन स्ट्रीम में जोड़ना, जो कुछ बरगलाए कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं या यूथ हैं उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश वो लगातार जारी है। जरूरत तो है इन सब चीजों की, लेकिन अपैरेंटली होता नजर नहीं आ रहा है। फौज का ही इस्तेमाल किया जा रहा है भारत की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज तक चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय ब्राक्ता हमसे बात कर रहे थे भारत से। और कुछ ट्रिब्यूट टाइम हो जाए? जी, ट्रिब्यूट टाइम हो जाए। और आज हम जो लेजेंडरी पुराने एक्टर्स हैं उनको याद कर रहे हैं और आज पीटीवी में अदाकारी में अपना लोहा मनवाने वाले एक और अदाकार को हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। ये हैं ज़हूर अहमद साहब। ज़हूर अहमद साहब 18 सितंबर 1934 को नागपुर में पैदा हुए थे भारत में और स्टेज ड्रामों में अदाकारी से इन्होंने अपने करियर का आगाज किया था। बिल्कुल, और इसमें बहुत से इन्होंने ड्रामे भी किए जिनमें निजाम सिक्का और तालीम बालगा के नाम सर फहरिस्त है। ये तो बड़ा मशहूर भी है, बहुत मशहूर है, 3 मटके होते थे। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो मिर्जा गालिब बंदर रोड पर उसका एक क्लिप है, वो आप देख रहे हैं। अभी कौन सा किताब? आपको बताएं कि ज़हूर अहमद ने पाकिस्तान टेलीविजन के जिन ड्रामों में यादगार किरदार दिए उनमें शरीफ आदमी, मौला पहलवान जिसका कोई नाम ना था, खुदा की बस्ती का अब हम आपको एक क्लिप दिखा रहे हैं। पहचाने ये भी देखने वाली बात है। ये छोटा सा बच्चा कौन है जो पीछे है? ये बहरोज सब्जवारी साहब। नहीं, हाँ जी, इन लोगों ने कितना काम किया वैसे, काफी कब से कर रहे हैं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट से कर रहे हैं, अभी भी फिट हैं। एब्सोल्युटली, बल्कि दे हैव ओनली बिकम बेटर विद टाइम। एक आप कहते हैं ना कि वो सीजन हो गए हैं। चिंगेज खान इनके एक बड़े मशहूर ड्रामों में से एक था। इसके अलावा नूरुद्दीन जंगी, परदेस, आहान, आखिरी चट्टान के नाम खुसूसन काबिल जिक्र हैं और उन्हें चंद फिल्मों में भी काम किया। चिंगेज खान का रोल करते हुए आखिरी चट्टान मेरा ख्याल है कि, और ये नसीम मिजाजी के नॉवल पे आखिरी चट्टान, और उसमें इनका ये एक रोल है। चंगेज खान ही बने थे आखिरी चट्टान ड्रामे का नाम। नसीम मिजाजी के नॉवल से माखूज ये ड्रामा और इसके शाहकार के क्लिप्स हमने आपसे शेयर किए। ये आर्काइव में से निकालने पड़ते हैं, बड़ी सर्च करनी पड़ती है इन चीजों को निकालने के लिए। बिल्कुल, मतलब ये देखिए ना, वी आर रीविजिटिंग थिंग्स इतनी पुरानी।
गिरफ्तार। हम किधर आ रहे हैं? अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ दोस्तों की बात करेंगे, कुछ बड़े लोगों के दोस्तों की बात करेंगे। हाँ, मतलब आपने तो कैसे कह दिया कि दोस्तों की बात है, ये दोस्त आपके हैं। नहीं, हमारे नहीं है। क्यों डरा रहे हैं हम आसिफ जरदारी साहब के दोस्त की बात करेंगे। आसिफ जरदारी के एक और करीबी साथी और इनके खिलाफ मुकदमे पर रेंजर्स और सिंध पुलिस बज़ाहिर अब एक मरतबा फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं। सूबे में अमन व अमान के लिए ये कोई नेक शुगून नहीं है। बिल्कुल, आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से साबिक सदर के करीबी साथी अनवर मजीद के खिलाफ मुकदमा ए क्लास करने की रिपोर्ट को रेंजर्स ने चैलेंज कर दिया है। और गुज़िश्ता साल 23 दिसंबर को आसिफ जरदारी वतन वापस पहुंचे थे और इसी रोज रेंजर्स ने कराची में अनवर मजीद के दफातर पर छापे मारे थे और जिसका मुकदमा 24 दिसंबर को अनवर मजीद और ख्वाजा सलमान यूनुस के खिलाफ दर्ज कराया गया था। और पुलिस ने 30 जनवरी को इस केस का चालान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा कराया, जिसमें बताया गया कि अनवर मजीद और सलमान ख्वाजा दोनों बेगुनाह हैं। असल मुल्जिमान की तलाश जारी है अभी, तो इसलिए मुकदमा ए क्लास करने की रिपोर्ट मंजूर की जाए। मुकदमे में रेंजर्स के वकील ने पुलिस के चालान को अदालत में फिर चैलेंज कर दिया है और रेंजर्स ने मौक़िफ़ अपनाया कि तफ्तीशी अफसर साहब ने मुद्दई की दरखास्त पर दुरुस्त अंदाज में काम ही नहीं किया, तफ्तीश ही नहीं की और तफ्तीश SP रैंक के अफसर से कराने का हुक्म दिया जाए। और इससे पहले साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन के केस में भी रेंजर्स तफ्तीशी अफसर DSP अल्ताफ हुसैन पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उन पर जानिबदाराना तफ्तीश का इल्जाम लगाया जा चुका है। इसी पर बात करेंगे। जियो न्यूज के नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर साहब हमारे साथ। लेकिन डोगर साहब से पहले हमने बहुत सी बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले बता दें फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, ए क्लास का क्या मतलब है? मतलब उनका ए क्लास कर दें, क्या होता है ए क्लास? ए क्लास का ये होता है कि वो उस केस में जो मुकर्ररा मुद्दत होती है उस अरसे में पुलिस ने तफ्तीश की है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई फाइंड आउट नहीं हुआ, उसमें जो मुलव्वस मुल्ज़मान थे वो गिरफ्तार नहीं हुए या जो इन्वेस्टिगेशन थी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची, लिहाजा उसको ए क्लास कर दिया जाता है, दाखिले दफ्तर जिसे हम कहेंगे। और उसके बाद जब कभी कोई उसका सुराग मिले या जब कभी कोई मुल्ज़म पकड़े जाएं या जब कभी कोई नई चीज सामने आए तो उस केस को दोबारा ओपन कर लिया जाए। हाँ, बेसिकली इसको मुकमुका कर दो, खत्म कर दो, बिल्कुल दफन कर दो। तो फिर अब आप बताएं कि अनवर मजीद पर किस नौयत के इल्जामात हैं? उनको ए क्लास कहने की बात हो रही है, मतलब क्या चल रहा है? देखिए, एक्चुअली तो जिस वक्त ये हुआ था हमें याद है कि उस वक्त काफ़ी इधर उधर की चीज़ें हुई थी कि छापा मारा गया किसी और जगह पर, बरामदगी कहीं और से हुई, जो मीडिया रिपोर्ट्स जो उन्होंने इशूज़ की वो इशू की उनको भी सब्जेक्ट के तौर पे लिया गया। इसी तरीके से दूसरा जो उन्होंने चालाकी ये की दूसरी तरफ से कि उन्होंने थाने में जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी। न सिर्फ ये किया बल्कि कोर्ट के अंदर चाराजोई भी कर दी थी। गो के रेंजर 2-3 दिन में इनको जाहिर करती मुल्ज़मान को, लेकिन हाई कोर्ट में जो बाला अदालत होती है वहां पर ये ऑलरेडी सबमिट हो चुकी होती है इनकी मिसिंग। बड़ी क्विक किस्म की मतलब ये एक्टिविटी हर तरफ हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन चूंकि हुकूमत में शामिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके जो लोग जाहिर है तो इन्होंने इसको टोटली बेनिफिट के तौर पर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये तमाम कार्रवाई। और दूसरा ये कि उस दिन अभाम हुआ था चीजों में कि छापा कहीं और मारा गया, गिरफ्तारी कहीं और से हुई, बरामदगी किसी दूसरी जगह से हुई, मीडिया रिपोर्ट्स पे जो इन्होंने खुद रेंजर्स के तर्जमान ने जो चीजें जारी की वो कुछ और थी। तो इसका बेनिफिट लिया है, बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है आप समझ सकती हैं। क्योंकि पुलिस कुछ और कह रही थी, रेंजर्स कुछ और कह रहे थे। तो आप इबाहम की बात कर रहे हैं, लेकिन रेंजर्स को भी एतराज है और उनको भी कुछ इबाहम है और वो कहते हैं तफ्तीश ठीक अंदाज में नहीं हुई। जरा गैर जानिब न्यूट्रल हैसियत से मुझे बताइएगा इस मामले में पूरी तफ्तीश हुई भी है या नहीं हुई है? नहीं, जाहिर है जब फरीक ही वो हो, तफ्तीश करने वाला ही अलग हो। डॉक्टर आसम केस आपने देखा होगा, उससे पहले बल्दिया टाउन की फैक्ट्री का जो मुकदमा था उसमें भी रेंजर यक्सर दूसरी तरफ थी, पुलिस दूसरी तरफ थी, क्योंकि बेनिफिट्स दिए जा रहे थे किसी उसको। वैसे भी अगर हम देखें कि माजी में तो रेंजर का जब कोऑर्डिनेशन था, जब हुकूमत पुलिस रेंजर एक पिच पे थी तो उसके बेनिफिट्स हुए, क्योंकि बाहमी जो तावन होता है आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ चीजें चलती थी। अब उसमें रेंजर डिफरेंट उस पे है, पुलिस डिफरेंट उस पे है, तो जाहिर है उनको जो हुकूमत में शामिल लोग हैं वो अपने मकसद के लिए जो चीजें करें, उनके पास जो फोर्स है वो पुलिस है, तो टोटली वो होगा, इसमें डिफरेंट चीजें आएंगी जैसे कि हमने इन 2-3 केसेस में देखा। लेकिन माजी का जो रिकॉर्ड जैसे स्पेशली हम 92 का जो ऑपरेशन हुआ उसमें ऐसा नहीं था, उसमें कोऑर्डिनेशन होती है, सब चीज होती है और उसके बाद उसका रिजल्ट भी वही आता है। जब पुलिस और रेंजर्स अभी रिसेंट पास में दे हैव नॉट सीन आई टू आई, शायद बिल्कुल इख्तलाफ किए एक दूसरे का, तो तब ये मामला निपटा कैसे? मतलब क्या एंड होता है, फिर क्या बात करते हैं एक दूसरे से, किस तरह फिर
मुशावरत करते हैं और काम आगे चले? वो तो रेंजर में तो होता है कि जाहिर है उनको पावर्स में उलझा दिया जाता है। आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते पहले भी पावर्स का इशू आया, इनको पावर्स में उलझा दिया जाता है, इनको और तरीकों से वो किया जाता है। फिर कुछ चीजें इन लोगों की भी होती हैं कि जो एक्स्ट्रा नहीं जाते, क्योंकि देखिए कानूनन तो रेंजर्स यहाँ नहीं है, ये तो उधार ली हुई एक फोर्स है जहाँ पर आई है, मदद होता जाता है 90 डेज रिन्यू होता है, लेकिन इसमें टेम्पो टूट जाता है ना, चीजों का टेम्पो टूट जाता है, वो चीज नहीं रहती, वो कानूनी चीजें नहीं रहती, फिर उनके पास पावर्स वो नहीं है। वो पावर्स उनके पास है मुलजम को पकड़ने की हद तक की, कोर्ट के अंदर लाना, मुकदमा दर्ज करने का उनके पास अख्तियार नहीं है, उनके पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है। अच्छा। और ना ही उसको ट्रायल करने का वो नहीं है, इनके पास माहिर तफ्तीशकार पुलिस जैसे नहीं है, जैसे चालाक कोर्टों में उनके पास बीइंग एक पैरामिलिट्री फोर्स एक सेटअप है उनका जो मुलजमों को पकड़ना हो रहा है। नो डाउट के बहुत बड़ा क्रेडिट है उनका कि कराची के हालात और उसको ठीक करने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हैव अ ग्रेट डे। और अभी हम जो टेम्पो की बात कर रहे थे वो टेम्पो किसी और का भी टूटा था। अब जरा मौसीकी की तरफ आएंगे। यासिर अख्तर आपको याद होगा, बहुत से जो नई जनरेशन है उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन हमें पता है। और यासिर अख्तर 90s STN NTN के जमाने में ये गाने जो है बहुत चला करते थे। एक बैकड्रॉप भी है ना, मतलब वो भी बता दो ना, बिकॉज जब हमने ये सुबह खबर हमने देखी कि यासिर अख्तर का एक और गाना, तो बच्चे जो छोटे हैं हमारी टीम में, वो कहते हैं कौन है, मतलब हम लोग पागल हुए थे, हंस के भी कुछ और कुछ पुरानी यादें भी थी कि मतलब ये कहां से वापस आए। और इसे वीडियो में नयापन है लेकिन गाने में कुछ नहीं है। इससे पुराने जो इनके गाने वो बेहतर थे। तेरे नाल दिल में लिया याद आया मुझे आज, वही तो था। मतलब मुझे लग रहा है ऑनेस्टली गाड़ी बिल्कुल 2017 वाली थी, लड़की को भी आप 2017 कर दें, मतलब लंदन की लोकेशन थी, गाना 80 की दहाई का था। मतलब गाना द थिंग जो उनको लानी चाहिए थी नई सेंचुरी में, मेरा ख्याल है वो नहीं ला सके। और एक और पाकिस्तानी सिनेमा से रिलेटेड खबर है, और खबर यह है कि हुकूमत ने बिलाखिर भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर आयद पाबंदी उठा ली है। सिनेमा मालिकान का सुकड़ता कारोबार अब दोबारा फैलेगा, तो सिनेमा ओनर्स जो है बड़े खुश हैं अपेरेंटली इस फैसले से। बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता शाम वफाकी वजारत इत्तलात की जानिब से भारतीय फिल्मों समेत गैर मुल्की मवाद की नुमाइश बहाल करने की नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई थी, और अब गैर मुल्की फिल्म का इम्पोर्टर्स वजारत इत्तलात को दरख्वास्त भेजाएगा। अच्छा, इसका भी बड़ा प्रोसेस है बाय द वे, कि पहले तो एक रिक्वेस्ट जाया करेगी वजारत इत्तलात, और फिर फिल्म के नाम और कास्ट की तफसीलात भी लिखी जाएंगी उसमें, और फिर वजारत इत्तलात जो है दरख्वास्त की कॉपी जो है वो वजारत तिजारत को NOC के लिए भिजवाएगी। मतलब अभी भी पूरा एक प्रोसेस है कि कहां से कहां जा रहे हैं। और इसके अलावा फिर इम्पोर्टर को भारतीय फिल्म की दीगर मालूमात के अलावा CD भी देना होगी। फिल्म की नुमाइश सिर्फ सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बाद ही हो सकेगी, वो तो पहले भी होता था। भारतीय फिल्मों पर गैर ऐलानी पाबंदी से मुताल्लिक वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरीम औरंगजेब साहिबा खुद आई मंजर आम पर। उनकी सरबराही में कायम हुकूमती कमेटी ने अपनी हतमी सिफारिशात जो हैं वो गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म को इरसाल की थी, जिसकी वज़ीर आज़म ने फिर मंजूरी दे दी है। और भारतीय फिल्में ना दिखाने से सिनेमा मालिकान वाज़िर है कि बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रहे हैं। साथ साथ ये भी बता दूं कि जो बहुत हमारे बाहर पाकिस्तानी रहते हैं मुल्क से बाहर, वो समझ रहे हैं आजकल जब हमारी न्यूज देखते हैं और जब न्यूज पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे, तो उन्हें लगता है कि 2 ही इश्यूज है पाकिस्तान में। एक तो जी पैनामा लीक्स वाला इशू है, और एक है कि ये बॉलीवुड की मूवीज कब लगेंगी। ऑनेस्टली दुनिया को लग रहा है ये हमारे 2, लेकिन एक हल हो गया है, दूसरा उम्मीद करते हैं जल्दी हल हो जाए। और we've got to take a very short break, बार-बार कह रहे हैं। क्यों? ओके। जी वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, मेरा नाम है अब्दुल्ला सुल्तान, मेरा नाम साथ है हुमा अमीर शाह। और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू एक और, वो ये है कि के इलेक्ट्रिक जो है इल्जामात की जद में आ रही है, और बड़े संगीन नौयत के इल्जामात है। मामला ये है कि के इलेक्ट्रिक पर सारिफीन से यानी हम जैसे कंज्यूमर से 62 अरब रुपए हथियाने का इल्जाम लग रहा है। आखिर फिर ये मामला है क्या? नापरा ने तफ्तीश की अब ठान ली है। इस सिलसिले में नापरा ने वजारत पानी और बिजली की तरफ से के इलेक्ट्रिक के सारिफीन को 62 अरब रुपए के इजाफी बिल भेजने पर लिखे गए खत के जवाब में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी है, और ये इंक्वायरी कमेटी 1 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश कर देगी, जिसमें कराची के सारिफीन से इजाफी बिलों की मद में गुज़श्ता 15 माह के दौरान 15 मंथ्स के दौरान 62 अरब रुपए वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। आई ओपनिंग फैक्ट्स ये सामने आ रहे हैं, एंड वी नीड टू डिस्कस दिस मोर। हुमा एब्सोल्युटली जी, और डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जी समाजी रहनुमा है और चेयरमैन मैनेजिंग है सिटीजन ट्रस्ट अगेंस्ट क्राइम, नाजिम एफ हाजी साहब। हाजी साहब, जरा इन अ नटशेल आसान करके एक्सप्लेन करें कि क्या किया इन्होंने हमारे साथ। ये तो लोग इतने क्लूलेस हैं, पता भी नहीं है कि क्या हुआ क्या है। देखिए, ये जो यूनुस दागा साहब ने जो खत भेजा है मिनिस्ट्री ऑफ नेपरा को, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला के बेसिस पे, ये मेरे ख्याल से बहुत ही टू एक्सप्लेन टू पब्लिक इज वेरी डिफिकल्ट, बट
इसका बुनियादी चीज़ ये कि के इलेक्ट्रिक को नेपरा ने बहुत ही आसानी से इनको चार्जेस और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, फ्यूल चार्जेस, देखें फ्यूल चार्जेस $150 से $40 हो गए दुनिया को, हमें सबको पता है कि ऑयल प्राइसेस कम हो गई, लेकिन के इलेक्ट्रिक के रेट्स तो कोई कम नहीं हुए, इनफैक्ट दे हैव गॉन अप। और दूसरी जो चीज़ें हैं, जो ये तो 62 बिलियन तो इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, द रेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेटेड बिल्स, मैनिपुलेटेड इन्फ्लेटेड बिल्स, जो आम सार्फिन को ये परेशान करते हैं, बिलिंग करते हैं, डिस्क्रेपेंसी लगा के और उनको चार्ज करते हैं। मैं खुद इसका गवाह हूँ कि कल मैं 2 घंटे वफाकी मोहतसिब के दफ्तर में बैठा था देखने के लिए कि हो क्या रहा है इधर। तो उनका भी एक स्टेटिस्टिक्स ये है कि 90% वफाकी मोहतसिब को जो कंप्लेंट्स आती हैं वो घरेलू सार्फिन की आती हैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। सिर्फ घरेलू सार्फिन जो कराची के रहने वाले हैं उनसे इजाफी बिल वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने रोकने टोकने वाला है? अब ये मामला कोई उठेगा? कोई हम जैसे जो गरीब लोग हैं, जो आवाम है, जो टीवी में हमें देख रहे हैं, उनका क्या बनेगा? ये वफाकी मोहतसिब के कर रहे हैं, इसी सिलसिले में एक्शन ले रहे हैं और रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ 5% लोग वहाँ पहुँच सकते हैं ना, बाकी 95% तो बेचारों को वफाकी मोहतसिब का दफ्तर का भी नहीं पता है। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। के इलेक्ट्रिक बतौर बज़ाहिर एक प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को क्लेम करती है, लेकिन इस मद में बहुत ही वो बुरी तरह उन्होंने अपने आप को फंसा लिया है बेसिकली, और अपनी रेपुटेशन भी नाम भी बदनाम कर रहे हैं। और दूसरा देखिए, एक और चीज़ जो घरेलू सार्फिन के लिए बहुत अहम है, ये टैरिफ, ये गवर्नमेंट का एक टैरिफ है विच इज़ द लीगली नोटिफाइड टैरिफ, जो के इलेक्ट्रिक को पाबंदी से इन्फोर्स करना चाहिए। इसमें टाइम ऑफ यूज़ फैसिलिटी दी हुई। टाइम ऑफ यूज़ का मतलब है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 4 घंटे 6 बजे से 10 बजे तक के, ठीक है, पीक आवर्स कहते हैं उसको। बाकी 20 घंटे जो होते हैं वो ऑफ पीक आवर्स होते हैं। इस टैरिफ के मुताबिक 18 रुपये पर यूनिट चार्जेस होते पीक आवर्स के, बकैया 20 घंटे के होते 12.5 रुपये। 35% डिफरेंस है। के इलेक्ट्रिक आपको 24 घंटे 18 रुपये पे चार्ज कर रहा है। तो ये इनको छूट क्यों दी गई है? और ये इनके रेट ज्यादा होते हैं बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। मैं इसी पे आऊंगा। देखिए, अगर मुझे पूरे मुल्क में भी एक टैरिफ नहीं है, अगर आप देखें कि इलेक्ट्रिक जो है वो ज्यादा चार्ज करता है। नहीं, लगभग टैरिफ तो नोटिफाइड पूरे मुल्क में लगभग बराबर ही है, लेकिन वापडा के नेटवर्क में सारे सार्फिन को, इंडस्ट्री, रेजिडेंशियल, उनको ये TOU की फैसिलिटी अवेलेबल है। के इलेक्ट्रिक नहीं दे रहा है। Why, sir? Why are they so blue-eyed? This is what I am questioning NEPRA. NEPRA is the regulatory authority and they need to be questioned. And please allow me to name people in NEPRA or describe NEPRA. NEPRA is a graveyard of retired bureaucrats. NEPRA जो है उसमें एक क्या कहेंगे, कब्रिस्तान है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का, जिसमें उनकी जो हेड हैं वो एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खान जरदोज़ई हैं, वो इसको हेड करते हैं, ठीक है ना। और वो उनकी जो, अगर आप कारकर्दगी देखें, मेरे पास खत लेटर्स मौजूद हैं इधर, जो उनको के इलेक्ट्रिक को खत लिखते हैं कि नाजिम हाजी के यहाँ रेजिडेंशियल TOU सब प्रोवाइड कर दें 22 सितंबर को, और उसको इन्फोर्स नहीं कर पाते। तो ये किस किस्म की रेगुलेटरी अथॉरिटी? अंडर द नेपरा रेगुलेटरी एक्ट they have the authority to even cancel के इलेक्ट्रिक्स लाइसेंस। अच्छा, अब आप बताएं जल्दी से, बिकॉज़ वी आल्सो हैव टू रैप इट अप। अब नेपरा जो है वजारत के अंडर आ गया, आपको पता ही रहेगा। तो अब हम कोई चेंज देख सकते हैं? आपको यू डोंट सी? देखिए, मैं इसमें जो कमेटी बनी जिसका आपने जिक्र किया, ये कमेटी मैं इसको कवर अप कमेटी कहता हूँ, बिकॉज ये कमेटी उन्हीं ने बनाई है, सीनियर कंसल्टेंट उन्होंने अपॉइंट किए, एडवाइजर उन्होंने अपॉइंट किए, वो 3-4 दिन में रिपोर्ट दे देंगे और कवर अप कर देंगे। जहाँ तक के इलेक्ट्रिक का ताल्लुक, उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हम तो कानून के मुताबिक चल रहे हैं, और वो भी गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ये नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट नहीं कर, ये कानूनी नोटिफिकेशन है, इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रही? टाइम ऑफ यूज और दूसरा जो इन्फ्लेटेड बिल्स, इसमें देखें और भी बहुत सारी नेपरा रूल्स में बहुत सारी चीजें, सार्फिन को कस्टमर सर्विस मैनुअल है पूरा, उसमें बाकायदा जो मीटर रीडर आता है उसका कार्ड होना चाहिए घर पर, वो नोट करे रीडिंग आपके मौजूदगी में और उसकी नोटिंग करें। हमें नहीं पता होता कब मीटर रीडर आया, आगे चला गया। और ये इन्होंने इन्फ्लेटेड बिल्स मैनिपुलेट इस तरह किए कि देखिए 700 यूनिट इज दी कट ऑफ पॉइंट फॉर द हायर टैरिफ। वो करते ही है कि
आपको अंडर बिलिंग करते हैं, मीटर रीडिंग डेट चेंज नहीं करते क्योंकि वो तो साहब पकड़े जाएंगे। अंडर रीडिंग करते हैं, फिर उसके बाद एकदम से आपको बिल आएगा 701 यूनिट का। बहुत सारे 18 रुपए में किया जाता है। बहुत शुक्रिया समाजी रहनुमा नाज़िम हाजी साहब, आपने वक्त निकाला और इस पे नापरा को मुतहर्रिक होने की जरूरत है। हुकूमत कुछ तवज्जो दे, नापरा कुछ जरा हरकत में आए और देखे कि ये सब कुछ हो क्या। और जो पब्लिक है थोड़ी वो भी विजिलेंट हो जाए, बिकॉज हमें अपने राइट्स का खुद नहीं पता होता। ये सारी चीजें हाजी साहब हमें बता रहे थे, वी शुड बी वेरी मच देयर। और बाय द वे दिस आल्सो एक्सप्लेन्स कि मेरा पूरा पिछले साल इतना ज्यादा बिल आया। आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग कि बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, अनजस्टिफाइड, अनएक्सप्लेन्ड किस्म का। और अभी हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पीएसएल की। बड़ा धूम धड़क्का जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन कल रात को लाहौर में कमाल किस्म का शो लगाया जनाब, क्यूबी जबरदस्त था। तो जा रहा है, कुछ ना बताएं, बस आपको दिखा दें दोबारा, बिकॉज इट वाज अमेजिंग। और ये देख रहे हैं कुछ लोग तो बहुत ही खुश हैं जी पीएसएल के, ये जो है बिल्कुल करीब आ रही है, बल्कि करीब क्या आ रही है, बिल्कुल आ गई है, बिल्कुल आ गई है। और फैंस के साथ साथ खिलाड़ियों का जोश भी जो है बढ़ता चला जा रहा है। कल लाहौर कलंदर्स की किट मुतारिफ कराने की तकरीब थी ओपन एयर थिएटर, अलहमरा ओपन एयर थिएटर से हम सब की बड़ी यादें वाबस्ता हैं और बड़ा खूबसूरत ये एमपी थिएटर की तरह का बना हुआ है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं लाहौर कलंदर के, वो भी उमर अकमल ही है ना सामने, मुझे दूर है जरा, टीवी मुझसे नजर नहीं आ रहा। तो वैसे ही साथ कौन है उनके? डांस बड़ा जबरदस्त करते हैं। साथ भी और लोग हैं दीगर जो खिलाड़ी हैं वहाँ। हाँ वहाँ पे नहीं कौन है, पता नहीं कौन है, कहने का मकसद ये हल्ला गुल्ला रहा। और इस तकरीब में टीम के स्टार खिलाड़ी शरीक थे, म्यूजिकल शो भी था और खूब धमाले भी डाली गई, आपको पता है जी। बिल्कुल, गाने वो हमें नजर ही आ रहा है और बहुत सारी दुनिया वहाँ आई हुई थी, अवाम और जितने फैंस हैं, मतलब एक मेजर लार्ज स्केल पे ये किया गया ये सारा इवेंट। अजहर अली नजर आ रहे हैं और कौन कौन नजर आ रहा है, इसके अलावा असरार थे। एक्चुअली मुझे अच्छे लगे इनके कपड़े, इट्स नाइस। यहाँ से शाबिया भी आएंगे और ये रहे। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर आपको पता है कौन है लाहौर कलंदर का? फिल्म स्टार शान। Which is good because Lahore is Lollywood, Lollywood is Lahore, and Lollywood की जान शान। Absolutely, मतलब instantly recognizable figure of Pakistan, of Lahore particularly। वो endorse कर रहे हैं लाहौर कलंदर को। और शफ़क़त अमानत अली खान ने नया गाना गाया, तो नचाएंगे सारी रात, वो नहीं आरडीबी वाले, आरडीबी है ना? ओह लवली, आरडीबी भी थे, असरार थे, क्यूबी थी और शफ़क़त अमानत अली ने नया गाना भी गाया लाहौर कलंदर का, which was great fun। बहुत ही जबरदस्त। अब हमारी यही हम अपने बॉसेस को कहेंगे कि कराची में भी ऐसा कोई इवेंट कर दें, कि कोई हम भी चले जाए या फिर हमें लाहौर भेज दे, मतलब वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट ना, मतलब कि प्लीज। ओके, अभी बॉलीवुड से हॉलीवुड पे आए जल्दी से। यस, लेट्स गो टू हॉलीवुड नाउ। एक मूवी आ रही है जिसका बड़ा ही इंतजार है लोगों को, क्योंकि इसके बड़े वर्जन्स हैं जो बनते रहते हैं जी। और ये एमा वॉटसन की फिल्म है ब्यूटी एंड द बीस्ट। इसका फाइनल ट्रेलर जो है वो आ गया और बड़ा ही पसंद किया जा रहा है। और आपको ये बता दें कि ये फिल्म जो है ये 17 मार्च को रिलीज होगी और फैंस को बहुत इंतजार है। आप फैन हैं अब्दुल्ला? एमा वॉटसन के, यस, और जो हैं वो सबको इंतजार है उनकी फिल्म का। ठीक है, फाइन, थैंक यू। आपने तो मुझे चुप सा कर दिया, एमा वॉटसन के फैन। बस दिखा चुको, वापस आ जाओ। Want to see me do a trick? What happens when the last petal falls? The Nastel remains a beast forever. And we become antiques. What did you do to it? Nothing. Get out of here! Go! मूवीज जो है वो काफी मतलब मिक्सचर हो चुकी हैं, आपको पता है। मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग, एनिमेशन भी है और रियल अदाकार भी बीच में होंगे, मतलब एक मसाला। सही कह रही हूँ मैं? A lot of masala and yet a lot more is lined up. Yes, absolutely। लेकिन हमें थोड़ी सी एक ब्रेक लेनी है और फिर हम मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, अब ये मामला जो कल से शुरू हुआ है करीम और ऊबर टैक्सीज का, इनके बारे में हम जरा एक्सप्लेन कर दें कि हो क्या रहा है। पंजाब और सिंध में निजी टैक्सी सर्विस को मुश्किलात का सामना है और करीम और ऊबर जैसी सर्विसेज पर पाबंदी की बात करने वाली सूबाई हुकूमतें मीडिया पर मामला आने के बाद थोड़ा सा नरम पड़ गई हैं, मगर मामला सुलझाया नहीं गया अभी तक। आपको ये बता दें कि पंजाब की सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया कि ऊबर, करीम और A1 टैक्सी सर्विस जो है वो
कंपनियां मोबाइल ऐप के जरिए प्राइवेट कारों को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं और उन गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट या फिर आप रूट परमिट भी समझ लें, इनके बगैर ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, ये भी कंसर्न्स हैं हुकूमत को कि ड्राइवर्स की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं ली जाती है, जो गैर कानूनी इक़दाम है। इस इक़दाम से पंजाब हुकूमत को भारी माली नुकसान भी उठाना पड़ा है, ये भी एक कंसर्न है और इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो कि हुई भी, पकड़ दकड़ भी हुई, खुसूसन लाहौर में और यहां पर सिंध में तो चलती रही वैसे सर्विसेज, लेकिन पकड़ दकड़ नहीं हुई। मामला मीडिया की जीनत बना तो शाम को पंजाब IT बोर्ड के चेयरमैन उमर सैफ हु इज वेरी प्रोग्रेसिव और बड़ा सपोर्ट करते हैं इन चीजों को वो अपेरेंटली, और उबर के साथ उनका कोई MOU भी साइन हुआ था, वो फिर सामने आए। मुझे लगता है उन्होंने CM साहब को समझाया होगा हो क्या रहा है। इन कंपनियों को टैक्स नेट में लाने का उन्होंने बताया कि फैसला किया गया है, इन्हें बंद करने का सोचा भी नहीं जा सकता और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे पास दो मेहमान हैं लाइंड अप, पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ लेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान साहब से और MD करीम सर्विसेज जुनैद इकबाल हमारे स्टूडियोज में कराची में ही मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात करेंगे, जानेंगे कि अभी स्टेटस क्या है, होगा क्या आगे, बिकॉज एवरीबडी इज कंसर्न्ड। बिल्कुल मलिक अहमद खान साहब, सबसे पहले आपसे पूछ लूं कि क्या करीम और उबर के खिलाफ कार्रवाई से पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से दोनों कंपनियों को कोई नोटिफिकेशन भेजी गई थी, कोई नोटिस भेजे गए थे? नहीं, एक तो पहली बात ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि अभी उबर या करीम पर ना पाबंदी लगी है और ये तो ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वो एक इंटरनल लेटर है जो सर्टन प्रोटोकॉल्स पूरे करने के लिए लिखा गया और वो प्रोटोकॉल्स के अंदर डिटेल थी कि ये अगर टैक्सी सर्विसेज हैं और ये कार रेंटल का बिजनेस करते हैं तो क्या वो गाड़ियां जो बतौर टैक्सी इस्तेमाल की जा रही हैं उनके फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं, क्या वो कमर्शियल व्हीकल्स हैं। और ये क्योंकि देखें इसकी डिटेल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, नोटिस भेजने वाली बात नहीं। इनकी तो मीटिंग सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इसके ऊपर बड़ी एक अच्छा काम कर रहे हैं, कैप्टन जावेद अकबर खान CM की डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। ये पब्लिक फैसिलिटेशन का काम है और चीफ मिनिस्टर का इस पे विजन बड़ा क्लियर है। कतई तौर पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगी, ये तो एक हरासमेंट फैल गई, फॉर नो रीजन फैल गई। और मैं ये समझ रहा हूँ कि सिंध ने जो इनकी वेब सर्विसेज एप्लीकेशन को अपने सिस्टम से उनको ऑफ किया तो उसकी वजह से ये एक हरासमेंट फैली कि शायद पंजाब में। आप बस ये बता दें कि इन दोनों कंपनियों ने कौन से कवानीन थे जिनकी खिलाफ वर्जी की? बड़े आसान लफ्जों में इनका कार रेंटल का बिजनेस नहीं था, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पंजाब ने इनके जो कार रेंटल के बिजनेस के लिए प्री रिक्विजिट्स थे वो अपने इंटरनल लेटर के जरिए कंसर्न्ड अलाइड डिपार्टमेंट से उनको रिक्वायर किया कि वो रिक्विजिट्स पूरे होने चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से ये कमर्शियल फीस जमा कराएं, मतलब जो भी टैक्सी है गाड़ी टैक्सी चलना चाहती है तो वो कमर्शियल सर्टिफिकेट ले, फिटनेस सर्टिफिकेट ले। तो लगभग 5,701 की फीस है, 2,301 की फीस है, विच मीन्स नथिंग। जिसके पास 12 से 14 लाख रुपए की गाड़ी एक चल रही है, विच मीन्स नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। सो ये तो बेसिकली एक ये रेगुलेटरी रिजीम की तरफ इनको लेके जा रहे हैं और हम चाह भी नहीं रहे कि कोई हार्श रिजीम हो। इस पे CM की बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। अच्छा मलिक साहब, कुछ चीजें तो आप बता भी रहे हैं, लेकिन ये भी बता दें कि अब वो कौन से लिस्ट ऑफ कवायद हैं, कौन से कवायद और ज़वाबित हैं जिनको पूरा करें, जिनको फुलफिल करें ये लोग और फिर मामला नॉर्मलाइज हो जाए, सब डिफ्यूज हो जाए। देखिए, मोटर ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स हैं जो कि कमर्शियल व्हीकल्स ने चलना है उसके मुताबिक होगा और एक नई टैक्स रजीम इंट्रोड्यूस कराई जा रही है जिस पर इनके साथ हम बैठ के एक कंसेंसस के साथ और बाकी दुनिया से सबक सीखने के बाद वी लर्नड आवर लेसन। शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। और इसी पर बात करेंगे करीम के मैनेजिंग डायरेक्टर जुनैद इकबाल। जुनैद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट जियो पाकिस्तान। ये बताइए अभी करंट स्टेटस है क्या? कल पकड़नी थी गाड़ियां लाहौर में, शाम को टेकर मैंने देखा कि उन्होंने अहकाम दे दिए गाड़ियां छोड़ दें, अभी क्या हो रहा है? करंट स्टेटस ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। करंट स्टेटस ये कि करीम की सर्विस हर जगह चल रही है, लेकिन अभी भी लाहौर में आज सुबह भी मॉडल टाउन में कुछ गाड़ियों को पुलिस रोकथाम करी है। CM साहब ने नोटिस लिया उनके इकदाम के खिलाफ। मैं आपको इस बात का लुबे लुबाब बता दूं जो मलिक साहब ने कहा है, कभी करीम ने रिफ्यूज नहीं किया कि वो गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट या रूट परमिट नहीं लेना चाहते। द इशू इज कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स कह रहे हैं कि करीम अपने नाम पे सर्टिफिकेट ले और करीम कह रही है कि हम जो तमाम अंडरलाइंग गाड़ियों के ओनर्स हैं उनके नाम पे रूट परमिट लेंगे। और ये जो बार बार लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रेंट अ कार कंपनी, करीम इज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर हम कल करीम पे डॉक्टर्स ऑन डिमांड की सर्विस खोल देंगे, हम तो एक लोगों को मिलाने का जरिया है ना वेब पे, तो क्या हम अस्पताल बन जाएंगे? परसों हम फूड डिलीवरी कर देंगे तो क्या हम रेस्टोरेंट बन जाएंगे? इसी तरह है कि डॉल्मेन मॉल को कहा जाए कि आप टेक्सटाइल कंपनी हैं क्योंकि आपके यहाँ पर खाड़ी अपनी लॉन बेचता है। डॉल्मेन मॉल इज अ रियल एस्टेट कंपनी, इट्स एक्चुअली अ मार्केट प्लेस, वी आर एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो दुनिया भर में नए कवानीन बने जिसमें मार्केट प्लेस के रूल्स अलग बने, मार्केट प्लेस की टैक्स रजीम अलग बनी है। हाँ,
ये मार्केट प्लेस का फर्ज है कि उसके अंडरलाइंग सर्विस जो है वो अपनी रिजीम के तमाम कवायद और ज़वाबित को पूरा करे, विच इन दिस केस मीन्स ट्रांसपोर्ट। तो हम तो बार बार तमाम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स को कह रहे हैं कि आप ये सिर्फ डिफरेंशिएशन करें और सारी चीजें इन लाइन आ जाएंगी। ये एक देखें, और ये दुनिया भर में हुआ है। अच्छा, आप ये बात हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बात क्या है पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, इन लोगों को पता है आपने जो ये एक्सप्लेनेशन दी है? हमारी ये टैक्सी सर्विस नहीं है। ताहा फारूकी साहब सिंध में और कैप्टन जावेद साहब पंजाब में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सही लोग हैं, बट एज आई सेड कि दुनिया भर में हर जगह थोड़ा सा लैग रहा है राइड हेलिंग सर्विसेज की ग्रोथ में और लेजिस्लेशन। ये बता दें आप, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। करीम इज लूजिंग मनी, करीम लूजेस मोर मनी देन एनीवन एल्स। ड्राइवर्स जो 12,000 बनाते थे आज 35,000 बनाते हैं। वेंडर जिन्होंने एक गाड़ी से स्टार्ट किया था आज 20 गाड़ियों पे हैं। करीम हर राइड पे इस वक्त, क्योंकि हम अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ हद तक कैप्टन्स को सब्सिडाइज कर रहे हैं। कैप्टन्स को जो बोनस देते हैं और वेंडर्स को जो बोनस देते हैं, हम मैसिव इस वक्त लॉसेस कर रहे हैं ताकि हम इस नेटवर्क को ग्रो करें। और लोग टैक्स नेट में हैं कि नहीं? क्यों नहीं है, कैसे नहीं हो सकती? SECP से हम रजिस्टर्ड हैं, NTN नंबर हमारा है, हम कैप्टन का भी इनकम टैक्स विद होल्ड करते हैं और तमाम हम सिंध रेवेन्यू बोर्ड, पंजाब रेवेन्यू बोर्ड से इन डिस्कशंस हैं। हाउएवर सारी दुनिया में जो प्लेटफॉर्म कंपनी है उसके लिए एक नई टैक्स रिजीम बनाई गई है। इस हवाले से हमने बार बार जाके गुजारिशात की हैं कि हमारे साथ खुदारा हमारे साथ बैठें, हमें सुनने का मौका तो दें, क्योंकि देखें ये एक नया रेवोल्यूशन है जो दुनिया भर में आया है। टाइम लगता है, अमेरिका में भी अभी तक कुछ स्टेट्स में इस पे केसेस चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक और चीज जो फिटनेस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, कमर्शियल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, मतलब प्लीज हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनसे भी ये मांग लें, लेकिन आप लोगों के पास है कि नहीं है? पहली बात ये कि कार शोर पाक व्हील्स की सब्सिडरी है जो इलेक्ट्रॉनिक कार चेक कराती हैं। हर करीम की कार उस कार चेक से गुजरती है। हर कार जो सिस्टम है उसका हम आपको जो फिटनेस का है वो दिखा सकेंगे। ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट के जो फिटनेस इंस्टीट्यूट होता है उसका नहीं है, लेकिन ये वाला हमारे पास है। सेकेंडली सिक्योरिटी, हाँ ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा था कि सिक्योरिटी कंसर्न। मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको मैं तवज्जुह के साथ कह सकता हूँ, आप अपने घर में मुलाजिम ड्राइवर के बारे में इतना नहीं जानते जितना हम कैप्टन के बारे में जानते हैं। पाथ फाइंडर ग्रुप जो कि इकराम सहगल साहब की कंपनी है, वो हर कैप्टन का आईडी कार्ड नायदरा से वेरीफाई कराते हैं, लाइसेंस वेरीफाई कराते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफिसर उनके घर जाके घर की वेरिफिकेशन करता है, नेबरहुड से रेपुटेशन चेक करता है, उसके घर पे गूगल पिन ड्रॉप करता है ताकि उनके घर के कोऑर्डिनेट्स हों, एंड पुलिस सर्टिफिकेट लेता है। तो मैं लोगों से कहूंगा कि इंशाल्लाह हुकूमत हमारी बहुत प्रोग्रेसिव है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। जुनैद, 1 महीने का टाइम सिंध हुकूमत ने आपको दिया, 1 महीने में आपने क्या करना है, क्या मतलब अमल क्या है? और ये PBA बंद कर रहा है करीम, ये सिंध की बात कर रहे हैं कि नहीं? अभी हम पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड कंपनी है, हम कोई टेक्नोलॉजी के कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। एंड ना सिर्फ ये, हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, मेड इन पाकिस्तान टेक्नोलॉजी 12 मुल्कों में 50 शहरों में चल रही है। सो वी आर डूइंग अ टेक्नोलॉजी बिजनेस। सो द ओनली इशू इज कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं वो कहते हैं कि आप रेंटा कार कंपनी है और हम कहते हैं हम एक प्लेटफॉर्म है, और इसके लिए सारी दुनिया में नई लेजिस्लेशन बनाएगी। जो ही वो पाकिस्तान में छोटी मोटी ये चेंजेस आ जाती हैं, सब कुछ आप कहते हैं टेक्नोलॉजी बिजनेस है, वो कहते हैं रेंटा कार का बिजनेस है, डिफरेंस खत्म होना चाहिए। 1 नंबर 2, अभी जो कराची में PTA के उन्होंने लिखा हुआ था आप बंद कर दें, उसका क्या बना? वी आर वर्किंग विद PTA, इंशाल्लाह जो कराची में कोई बंदिश हम एक्सपेक्ट तो ना करें आगे, अल्लाह ना करे। मेरा ख्याल है कि जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कल का इंस्ट्रक्शंस हैं, और मैं मुराद अली शाह साहब से भी उम्मीद करता हूँ कि वो बेटर सेंस विल प्रिवेल, और मिल के हम लोग देखें, करीम का टारगेट है कि 2018 के आखिर तक 1 लाख जॉब्स क्रिएट करें, 10,000 एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करें। हम चाहते हैं कि हम हुकूमतों के साथ मिलकर ये मिशन को करें। तो मैं सबको ये कहूँगा कि अभी जाएं, ऐप स्टोर पे जाएं या एंड्रॉइड के iOS पे जाएं, ऐप डाउनलोड करें, यूज करें। वी विल वर्क विद द गवर्नमेंट। अच्छा, मुझे बता दें, मैं जहाज पे सफर करता हूं, मैं इसमें टैक्स देता हूं, मैं करीम पे सफर करता हूं, मैं इसमें सेल्स टैक्स दे रहा हूं। एब्सोल्युटली उसके अंडरलाइन सर्विस पे लगेगा। अच्छा, उसके अंडरलाइन सर्विस अगेन एज आई सेड, ये थोड़ी सी इनकी क्लैरिफिकेशंस की जरूरत है। अच्छा, सो दिस इज गोइंग टू हैपन। जुनैद, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और एज फार एज वी आर कंसर्न, ये सर्विस अभी भी चल रही है, और जिस तरह जुनैद ने कहा आप इसको यूज करें, बट दैट्स ट्रू, कोई भी नई चीज आए उसके लिए नए रूल्स, नए लॉज जो हैं वो बनने पड़ते हैं। सो वी आर इन द प्रोसेस। अभी हम इसको टैक्सी सर्विस ही कहना छोड़ दें तो बड़ी बात होगी।
बाकी लॉज भी बन जाएंगे। जल्दी से जी, और क्या है इसके बाद? जल्दी से हमारा सिलसिला जियो पाकिस्तान में खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए है और ये है कि अपने लिए बेहतरीन करियर का इंतखाब किया जा सके, हम उसमें हेल्प करते हैं और इस मुताल्लिक कुछ बुनियादी सवालात जो अक्सर हमसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर पूछे जाते हैं उसका जवाब हम लेंगे। हमारे एक्सपर्ट हैं, करियर काउंसलर हैं सैयद अजहर हुसैन आबदी साहब। आबदी साहब, आपके लिए हमें बहुत से मैसेजेस भी आते हैं, प्लीज ये बता दें, किसी ने पूछा है कि एक्चुरियल साइंसेज में तुलबा का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसमें जो है आला तालीम के क्या ऑप्शंस हैं, क्या किया जा सकता है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मेरा ख्याल है करा यूनिवर्सिटी या एक और कोई यूनिवर्सिटी है जो इसमें बैचलर्स डिग्री देती है। ज़्यादातर मास्टर्स की डिग्रीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो इसको बैरून मुल्क तो तमाम मुल्कों में मसलन यूएसए, यूके और कनाडा वगैरह में 4 साल और 3 साल की फॉर्मल डिग्रीज़ अवेलेबल हैं। यूके में स्पेशली जो अच्छी यूनिवर्सिटियों में है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट है, और अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन है, वगैरह वगैरह। और यकीनन एक अच्छा कोर्स ठीक है। आप सर ये भी बता दीजिएगा, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोग परमानेंट रेजिडेंसी करना चाहते हैं, इसके ख्वाहिशमंद हैं, उनको इस सिलसिले में सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, किससे रब्ता करें? ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक स्किल्ड ऑक्यूपेशनल लिस्ट या SOL होती है जिसके अंदर प्रोफेशन को प्रायोरिटाइज किया जाता है और वहाँ पर वो प्रोफेशंस होते हैं जिसकी डिमांड होती है ताकि उनको PR मिलने में आसानी हो और जब आप अप्लाई करें PR के लिए तो आपकी एलिजिबिलिटी हाई हो। आबदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और ये रेजिडेंसी की, परमानेंट रेजिडेंसी की जो बात की है, ये ऑनलाइन भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। नाजरीन जो इसके बारे में जानना चाहते हैं वो ये देख सकते हैं कि डिमांड किस फील्ड में ज़्यादा है, एंड इफ यू फॉल इनटू दैट फील्ड। और हर चीज़ के पॉइंट्स होते हैं, हर चीज़ के आपको पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, सारी रेजिडेंसी और परमानेंट अगर आपने इमिग्रेशन लेनी हो तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम खुदाफिज कर रहे हैं आपको, लेकिन ट्विटर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी अब है, तो आप हमारी तस्वीरें भी देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दें, बहुत से लोग पूछते रहते हैं, हमारे सारे जो शोज हैं वो ऑनलाइन भी होते हैं, हम उनके लिंक्स भी लगाते रहते हैं। अगर आप साइन अप कर लें हमारे फेसबुक पेज के साथ, जियो पाकिस्तान TV, या फिर ट्विटर पे भी हम ट्वीट करते रहते हैं, तो आप हमारा कोई भी शो मिस नहीं करेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, और उस वक्त के लिए कीप स्माइलिंग बिकॉज यू लुक एब्सोल्युटली डार्लिंग व्हेन यू स्माइल। और मैं ओके बाय।